हेलो एवरीवन, वेलकम टू डेफिनेट सक्सेस पाठशाला। मैं आपकी हिंदी एजुकेटर रूपाली वर्मा। भाई आज क्लास 10th के लिए हम शुरू कर रहे हैं उनकी हिंदी की पूरक पुस्तिका। आप सभी को पता है कि क्लास 10th हिंदी कोर्स ए में आप लोग के पास में दो बुक्स चलती हैं। पहली है क्षितिज भाग 2 और दूसरी है कृतिका भाग 2। तो अगर हम बात करें बोर्ड पैटर्न के अकॉर्डिंग, तो क्षितिज भाग 2 एक ऐसी पुस्तक है जिसमें से आपके बहुविकल्पीय और वर्णनात्मक दोनों ही प्रश्न आ रहे थे, जबकि आपकी हिंदी की जो पूरक पुस्तिका है कृतिका भाग 2, उससे सिर्फ और सिर्फ आपके वर्णनात्मक प्रश्न ही आने हैं। और हाँ, वर्णनात्मक प्रश्न भी जो हैं वो दीर्घोत्तरीय हैं आएंगे। अब दीर्घोत्तरीय मतलब लॉन्ग क्वेश्चंस। अब ये लॉन्ग क्वेश्चंस जो आपको लिखने हैं ये हैं 50 to 60 वर्ड्स के अंदर। ठीक है, ये वर्ड लिमिट आपकी क्वेश्चन पेपर के अकॉर्डिंग मैं बता रही हूँ। उसका आंसर आपको 50 से 60 शब्दों के बीच में लिखना होगा। तो अगर आपको 50 से 60 शब्दों के बीच में अगर कोई आंसर लिखना है तो जाहिर सी बात है प्रिपेयर आपको ज़्यादा क्वेश्चंस करने मतलब ज़्यादा वर्ड्स करने पड़ेंगे। मतलब मान के चलिए 70 वर्ड्स तो आपको प्रिपेयर करने ही करने हैं। जब आप इनको प्रिपेयर करोगे तब आप 50, 55 या 60 वर्ड्स के अंदर आंसर लिख पाओगे। तो आज हम जो आपकी शुरू कर रहे हैं हिंदी की पूरक पुस्तिका कृतिका भाग 2, इसमें आने वाले सभी प्रश्न आपके दीर्घोत्तरीय हैं। ना इनसे बहुविकल्पीय आते हैं और ना ही लघुत्तरीय प्रश्न आते हैं, क्योंकि आपके लघुत्तरीय प्रश्न और बहुविकल्पीय यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ आपके क्षितिज बुक से आएंगे, जो कि मैंने आपको दोनों ही तरीके के कंप्लीट करा दिए। क्षितिज बुक में आपके वर्णनात्मक प्रश्न भी करा चुकी हूँ और बहुविकल्पीय भी करा चुकी हूँ। अब हम शुरू कर रहे हैं जो पूरक पुस्तिका, इसमें आने वाले जो 3 आपके अध्याय हैं, क्योंकि इस बुक में आपके सिर्फ 3 ही चैप्टर हैं और ये तीनों ही चैप्टर अपने आप में बड़े हैं। अब एक चीज़ और देखिएगा, ये जो क्वेश्चंस आएंगे आपकी इस बुक से, जैसे कि आप लोग करते हो ना केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आंसर्स, ठीक है ना, क्वेश्चन आंसर्स होते हैं, ये जस्ट लाइक दैट वैसे ही आते हैं बिल्कुल। कुछ क्वेश्चंस ऐसे आएंगे, कुछ चैप्टर से रिलेटेड भी आएंगे, यानी कि आपके सामने एक सिचुएशन प्रस्तुत कर दी जाएगी और उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपसे प्रश्न जो है वो पूछे जाएंगे। तो यहाँ पर हमने वैसे प्रश्न भी शामिल किए हैं, अध्याय से संबंधित प्रश्न भी हैं। अब चूंकि दीर्घोत्तरीय हैं तो आंसर्स इनके बड़े बड़े रहेंगे। सब करा रही हूँ, बहुत ध्यान से करिएगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करें हम यहाँ पर। अब आप यहाँ पर देख रहे हैं कि क्लास 10th हिंदी कोर्स ए बुक है हमारी कृतिका भाग 2। उसका प्रथम अध्याय है माता का अंचल, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अच्छा, मैंने अक्सर एक चीज़ देखी है, इस चैप्टर को लेकर एक कन्फ्यूज़न जरूर रहता है, ये माता का अंचल है या माता का आंचल है। आंचल मतलब होता है क्या, दुपट्टा या साड़ी का जो पल्लू होता है उसमें आंचल में कहते हैं, ठीक है। अंचल मतलब हो गया छाँव, माता की छाँव, जहाँ पर हमें सबसे ज़्यादा सुकून और सेफ्टी महसूस होती है। हम कहीं पर भी हों, हम बहुत बेचैन हों, माँ के पास जाकर हमें सुकून मिलता है। ये एक उनके उनके पास आकर बैठकर बातें करके हमें जो सुरक्षा महसूस होती है वो सुरक्षा हमें कहीं महसूस नहीं होती। समझ में आया? आंचल और अंचल, अंचल मतलब हो गया उनकी छाँव में, उनके करीब। जो कि इस पूरे पाठ में था भी कि भोलानाथ जो हैं हमारे इस कहानी के जो राइटर हैं शिवपूजन सहाय, उनके बचपन का नाम भोलानाथ था। तो भोलानाथ पूरा दिन पिताजी के साथ हैं, दोस्तों के साथ हैं, सब कुछ करते हैं, सिर्फ खाने के समय माँ के पास आते हैं थोड़ी देर के लिए। लेकिन जब उनके ऊपर मुसीबत टूटती है, उन्हें जब डर लगता है, वो बहुत घायल हो जाते हैं, तो वो पिताजी को छोड़कर माताजी के पास ही जाते हैं। तो ये चीज़ साफ तौर से बताई जाती है कि हम भले पूरी दुनिया में किसी के भी करीब हों, कुछ भी हों, लेकिन जो सुरक्षा और सेफ्टी हमें वहाँ मिलती है वो हमें और कहीं नहीं मिल सकती है। इस पूरे चैप्टर का सार यही था, ठीक है। अब शुरू कर रहे हैं यहाँ पर इनके प्रश्न। अब यहाँ पर करीबन आपके पास मैं 20 प्रश्न लेकर आई हूँ। सभी क्या हैं आपके दीर्घोत्तरीय प्रश्न, यानी कि लॉन्ग क्वेश्चंस रहेंगे। चलिए देखिए, पहला है माता का अंचल पाठ के प्रारंभिक अनुच्छेद में भोलानाथ के परिवार की दिनचर्या का सजीव वर्णन किया गया है। व्यवस्थित दिनचर्या का विद्यार्थी के व्यक्तित्व के विकास में महत्वपूर्ण योगदान है। क्या आप इस कथन से सहमत हैं? तर्क सहित उत्तर दीजिए। मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपसे बोला ना कि केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। अब यहाँ पर आपको जो पहला जो आपका पैराग्राफ था उसमें ये बताया गया कि भोलानाथ किस तरह से सुबह उठते हैं, पिताजी के साथ नहाना धोना, पूजा पाठ, नाश्ता, सारी चीज़ें जो दिनचर्या थी वो दी गई थी।
ये आपके पास एक सिनेरियो रख दिया गया, उस पर क्वेश्चन पूछा गया आपसे, क्या क्या क्वेश्चन पूछा गया, क्या एक विद्यार्थी जीवन में अगर संतुलित दिनचर्या का पालन किया जाए तो ये क्या उपयोगी होता है। ठीक है, इससे क्या उसका विकास, व्यक्तित्व का विकास, विद्यार्थी का विकास संभव है। जाहिर सी बात है, अगर हम डिसिप्लिन में चलते हैं, हर एक चीज़ अपने टाइम के अकॉर्डिंग करते हैं, तो ये काफ़ी हद तक एक विद्यार्थी के लिए यूज़फुल रहता है। अब इसमें आपको आंसर क्या देना है, ये आपका कथन से सहमत हैं कि नहीं। अब कथन से जब आप सहमत हैं या नहीं हैं, जो कोई भी है, ठीक है, हाँ में हैं तो आप रीज़न दीजिए आप क्यों इस कथन से सहमत हैं। आप अगर इस कथन से सहमत नहीं हैं तो आप ना में उत्तर दीजिए कि आप सहमत क्यों नहीं, क्योंकि आपको रीजंस, तर्क सहित उत्तर देने का मतलब है कि आप जो कोई भी आंसर कर रहे हो हाँ या नहीं, तो उसका रीज़न क्या है, क्या बात है कि आप इससे सहमत हो और क्या बात है कि आप इससे असहमत हो। चलिए देखिए, विद्यार्थी के व्यक्तित्व के विकास में व्यवस्थित दिनचर्या का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। याद रखिए, आप लोग से बोला जाता है ना कि बेटा टाइमली, अब जैसे जैसे एग्जाम पास आ रहा है, घर में टीचर सभी लोग कहते हैं एक टाइम टेबल बनाओ और उसको फॉलो करो, हर एक चीज़ अपने टाइम के अकॉर्डिंग करो। क्यों, क्योंकि सब वो जानते हैं कि ये टाइम टेबल आपको पूरी तरीके से डिसिप्लिन होकर पढ़ाई करने में काफ़ी हेल्प करने वाला है। समय अत्यंत मूल्यवान है तथा यह कभी भी किसी के लिए रुकता नहीं है, अनवरत चलता रहता है, मतलब लगातार चलता रहता है बिना रुके। समय बीत जाने पर पछताना पड़ता है, अतः सभी वर्गों यथा व्यवसायिक, कर्मचारी, अधिकारी इत्यादि के लिए समय का नियोजन अति आवश्यक है। तो अगर हम ये कहें कि सिर्फ विद्यार्थियों के लिए, तो नहीं, मैं एज अ टीचर भी, जैसे अब आप लोग को मैं पढ़ाती हूँ, तो मेरे लिए भी मेरी जो दिनचर्या है वो टाइम के अकॉर्डिंग ही शुरू होती है। मुझे इतने बजे उठना है, इतने बजे ये काम करना है, इतने बजे घर से निकलना है, इतने बजे ऑफिस पहुंच जाना है, इतने बजे ऑफिस से निकल जाना है, घर पहुंचकर मुझे इतने बजे तक ये काम कर लेना। तो मतलब कहने का तात्पर्य होता है कि हमारा, आप किसी भी फील्ड में हो, कुछ भी कर रहे हो, समय सबके लिए बराबर चलता है, वो किसी के लिए भी 1 मिनट आगे या पीछे नहीं चलेगा। तो अब उस समय को सही तरीके से यूटिलाइज करने के लिए मतलब क्या है कि हम हर एक काम समय से करें, तभी समय को हम यूटिलाइज कर सकते हैं, नहीं तो हम नहीं कर सकते। समय प्रबंधन से सभी नियत कार्य नियत समय पर पूर्ण हो जाते हैं। जाहिर सी बात है, अगर सारे काम मेरे समय से पूरे होंगे तो मुझे अच्छा भी लगेगा, मुझे मेरे लिए भी समय मिलेगा, बहुत सारी चीज़ें। और कभी कभी आप यकीन नहीं मानोगे, जिस दिन हम अपने समय का पालन नहीं करते, यानी कि हमारा जो एक रूटीन है, मॉर्निंग, सुबह अर्ली मॉर्निंग उठ जाना, फिर उसके बाद हर एक चीज़ रूटीन से करना, जिस दिन हम नहीं करते उस दिन काम कोई भी समय पे होता नहीं और फ्रस्ट्रेशन अलग से होती है, ये एक चीज़ है। तो सही समय पर सही काम हो, इसके लिए उस काम का सही समय पर शुरू होना ज़रूरी होता है। फलतः उन्नति का मार्ग प्रशस्त होता है, यानी कि सही समय पर अगर सही काम हो तो उन्नति निश्चित है। समय का प्रबंधन काफ़ी सोच समझकर तथा निरंतर अभ्यास से किया जाना चाहिए, ये भी सही है। अब ये सोचो कि एक दिन में हम उठकर सारी चीज़ें कर लेंगे, नहीं, इसको डेली रूटीन में लाना ज़रूरी है। अतः मैं प्रश्नोक्त कथन से पूर्णतः सहमत हूँ। अब जो ये कथन दिया गया है, कथन क्या दिया गया है कि व्यवस्थित दिनचर्या का विद्यार्थी के व्यक्तित्व के विकास में महत्वपूर्ण योगदान है, बिल्कुल सही है। अगर हम एक नियत टाइम टेबल से चलते हैं तो ये पॉसिबल है। दूसरा प्रश्न है, आधुनिक जीवन शैली में हम भोलानाथ के समान प्रकृति का आनंद नहीं उठा पा रहे हैं। प्राकृतिक आनंद को वर्तमान में आप किन उपायों द्वारा प्राप्त कर सकते हैं, अपने शब्दों में लिखिए। चलिए देखिए यहाँ पर क्या दिया गया है। हमने जब ये पाठ पढ़ा तो उसमें हमने क्या देखा कि भोलानाथ पेड़ों की डालियों पर झूला झूल रहा है, इधर उधर खेतों में दौड़ रहा है, पक्षियों के साथ है, खेलने के लिए जो उसके सामान हैं वो भी प्रकृति से ही हैं, चाहे मिट्टी के दिए हों, चाहे डंडियाँ हों, कुछ भी हो, जो आसपास उसके सामान था वो उन्हीं से खेल रहा था। तो बेसिकली हम यहाँ क्या कह रहे थे, वो खेलते खेलते प्रकृति का आनंद भी उठा रहा था। लेकिन आज के समय में देखिए कि हम प्रकृति का आनंद उठा पाते हैं, नहीं उठा पाते, क्योंकि हमारी लाइफ में टेक्नोलॉजी काफ़ी हद तक एंटर कर चुकी है। हम मोबाइल में, गेम्स में, घर के अंदर सारी चीज़ें यही करना चाहते हैं। हम बाहर जाकर उसको एंजॉय नहीं करना चाहते, जो कि अपने आप में बहुत ही गलत है।
अब ये चीज़ तो गलत है, हम जानते हैं, क्योंकि देखिए हम जितना प्रकृति के नज़दीक जाते हैं, हम जितना उस एनवायरनमेंट के करीब रहते हैं, हमारा आप रेस्पिरेटरी सिस्टम तो बहुत अच्छा होगा क्योंकि हम शुद्ध वायु लेते हैं। दूसरा, फिजिकल एक्टिविटीज़ हमारी ज़्यादा होती हैं, माइंड फ्रेश रहता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। आप जितना टेक्नोलॉजी के करीब रहोगे आप उतना स्ट्रेसफुल रहोगे, ये चीज़ आप लिख के ले लो। तो वही चीज़ अब आपको बतानी कि आज के समय में अगर आपको प्रकृति का आनंद लेना है तो आप कैसे ले सकते हो, इसे आपको अपने शब्दों में लिखना है। तो देखिए क्या है, आधुनिक जीवन शैली ने प्रकृति को सबसे अधिक प्रभावित किया है। अब ये जो टेक्नोलॉजी आई है ना, सारी चीज़ें, ये प्रकृति से हमको कहीं ना कहीं दूर ही कर रही है। हम पूरा टाइम गैजेट्स में, पंखों में, लाइट में, एसी में, बंद कमरों में ऐसे ही गुजार रहे हैं। हम आपकी बात नहीं कर रहे हैं, हम खुद भी यही काम कर रहे हैं, क्योंकि पूरा दिन हमारा यही है कि हम इन सारी चीज़ों के करीब ही घुसे रहते हैं। कुछ नहीं है तो टीवी ही देख रहे हैं, है कि नहीं। तो लोग अपने स्वार्थ के लिए अंधाधुंध वृक्षों को काटते जा रहे हैं। प्रकृति मानव की सहचरी है और जो हर कदम पर मानव की सहायता के लिए खड़ी रहती है। ये जानते हुए भी वे इस बात से अनजान बने से प्रतीत होते हैं। हम ये जानते हैं कि प्रकृति हमें हर कदम पर फायदा ही पहुंचाती है, हमें हर एक चीज मुहैया ये प्रकृति ही कराती है, और तब भी हम प्रकृति को काट रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं। देखिए, अब आप देखते हैं कि नहीं देखते, मकान बनाने हो, कुछ भी करने हो, एनवायरनमेंट को हम पोल्यूट ही कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा पोल्यूशन फैला रहे हैं। मनुष्य का संपूर्ण जीवन प्रकृति प्रदत्त वस्तुओं पर ही निर्भर है। अब जो हम खाना खा रहे हैं और जो ऑक्सीजन ले रहे हैं, जो हमारे जीने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, और पानी पी रहे हैं, ये तीन चीज़ें हमें प्रकृति से ही मिली हैं। अगर इन तीन चीज़ों में से एक भी चीज़ हमें ना मिले तो हम जीवित नहीं रह सकते हैं। यानी कि हमारा अस्तित्व कहाँ टिका है? प्रकृति पर टिका हुआ है। परंतु फिर भी मनुष्य पेड़ पौधों की महत्ता को ना समझते हुए उन्हें नित्य नुकसान पहुंचा रहा है। वर्तमान समय अर्थात आधुनिक जीवन शैली में भी हम प्रकृति का आनंद उठा सकते हैं। इसके लिए आवश्यक है वृक्षारोपण, पुराने वृक्षों की सुरक्षा, वृक्षों को काटने से रोकना, अर्थात संपूर्ण रूप से हम कह सकते हैं कि वन संरक्षित कर हम वर्तमान में भी प्रकृति का भरपूर आनंद उठा सकते हैं। अगर आप ये समझ जाओ कि हमारे जीने के लिए वृक्ष जरूरी है, तो जैसे मैंने बोला ना कि हम टेक्नोलॉजी में घिरे हुए हैं, हम उसी के पास ही रहते हैं, हम प्रकृति का आनंद उठाते नहीं। अगर आपको वृक्ष लगाने हैं तो आपको प्रकृति के करीब आना पड़ेगा। आपको वृक्षों का संरक्षण करना है तो आपको प्रकृति के करीब आना पड़ेगा। आप कुछ भी करो, आपको उस बंद कमरे से निकलकर बगीचे में आना ही पड़ेगा। तो इस तरीके से आप अपना ज़्यादातर समय वहाँ बिता सकते हो, पेड़ों का संरक्षण भी होगा, जो आने वाले समय में हम सभी के लिए बहुत अच्छा रहेगा। प्रश्न संख्या 3 है, हमने मैया के अंचल के प्रेम और शांति के चंदोवे की छाया न छोड़ी, परंतु प्रस्तुत पाठ्यांश में आप किन मूल्यों का निष्कर्ष निकाल सकते हैं? अब ये चीज़ यहाँ पर लेखक ने बोली है, शिवपूजन सहाय जी ने, कि हमने मैया के आंचल के प्रेम और शांति के चंदोवे की छाया न छोड़ी। मैया मतलब माँ, फिर उसके बाद अंचल यानी कि उनकी छाँव, उनका प्रेम, और जो सुकून मुझे वहाँ मिलता है, उसका जो झूला है वो मैंने आज तक नहीं छोड़ा। कहने का मतलब है, यहाँ पर सीधी सी बात है कि लेखक ने ये चीज़ बोली है कि जो सुकून, जो शांति, जो प्रेम मुझे माँ से बचपन में मिलता था, आज भी मैं अपने माँ के उतने ही करीब हूँ और हमेशा उनके साथ ही बना रहना चाहता हूँ। कहते हैं ना कि जब तक माँ है तब तक तो हम साथ रह सकते हैं, लेकिन जब माँ नहीं रहेगी तो क्या हुआ? तो माँ नहीं रहेगी तो उस माँ को आप अपने अंदर जगा सकते हैं, बहुत बड़ी चीज़ होती है ये। तो माँ के साथ जो भोलानाथ का रिश्ता बचपन में था, वो आज बड़े हो गए तो भी उनके प्रेम, उनकी सुरक्षा, उसको वो आज भी महसूस करते हैं। परिवार बालक की प्रथम पाठशाला है और माता प्रथम शिक्षक। जन्म लेते ही बालक सर्वप्रथम अपने घर और सबसे अधिक अपनी माता के संसर्ग में रहता है, क्योंकि उसका ज़्यादातर समय माँ के साथ बीतता है। माँ उसकी हर ज़रूरत, हर चीज़ों के बारे में जानकारी रखती है, इसलिए इन दोनों में बहुत अच्छी फाउंडेशन रहती है। माता ही उसका संपूर्ण ख्याल रखती है। बच्चे माता से ही सामाजिक आचार व्यवहारों को ग्रहण करते हैं। मुझे कैसे बाहर निकलना है, लोगों से कैसे बात करना है, क्या करना है, ये सब कुछ बच्चा अपनी माँ से ही सीखता है। भाषा का प्रथम पाठ भी बालक अपनी माँ से ही प्राप्त करते हैं।
माता बालक को सभी सामाजिक संबंधों और उनसे सामंजस्य बनाए रखने का गुर सिखाती है। यानी कि संसार में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, उनसे हम कैसे इंटरेक्ट करें, कैसे निपटें, माँ हर कदम पर आपको इस चीज़ के लिए एडवाइस करती है और बताती है। अतः मानव जीवन में माता का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान होता है। प्रस्तुत पाठ्यांश में हमें माता और बालक के संबंध से अवगत कराया गया है तथा माँ के प्रति बालक की संवेदनशीलता को दर्शाया गया है कि एक माँ के प्रति बालक कितना ज्यादा संवेदनशील रहता है, क्योंकि जब उसके ऊपर मुसीबत पड़ी तो वो कहाँ गया, वो माँ के पास ही गया और तो कहीं गया नहीं, माँ के पास ही दौड़ता भागता गया। माँ से सभी का स्नेहपूर्ण रिश्ता होता है जो आमरण बना रहता है। अब ये कहिए भाई आमरण मतलब मरने तक बना रहता है। अब भाई माँ तो हमारे मरने तक नहीं रह सकती, माँ पहले चली जाती है, लेकिन उनका जो सिखाए गए गुण होते हैं, जो बातें होती हैं, वो हमारे अंदर हमारे मरने तक तो बनी रहती हैं। इस तरीके से क्या है, माँ हमारे साथ बचपन तक रहती है। तो लेखक ने जो ये बात कही, वो कहने का मतलब है उनकी माँ ने उन्हें जो कुछ सिखाया था वो बचपन से लेकर उनके बुढ़ापे, उनके मरने तक उनके साथ है और साथ रहेगा। इसलिए उनका जो प्रेम शांति का जो साथ था, जो सुरक्षा का साथ था, वो आज माँ नहीं है तो क्या हुआ, वो तब भी अपने अंदर महसूस करते हैं। प्रश्न संख्या 4 है, वर्तमान समय में खेल सिर्फ मनोरंजन एवं शारीरिक विकास का ही साधन नहीं अपितु व्यवसाय का स्रोत भी बन गए हैं। कैसे, स्पष्ट कीजिए। चलिए अब मैं यहाँ पर आपको बताती हूँ। पहले क्या होता था, हम लोगों के लिए खेल सिर्फ एंटरटेनमेंट था, इसे हम व्यावसायिक तौर पे नहीं ले सकते थे, मतलब इससे पैसा नहीं कमा सकते थे। लेकिन आज हम पैसा कमा सकते हैं। कैसे? अब आप बहुत सारे क्रिकेटर्स को देखते हैं, हर फील्ड में, आप रेसलिंग दे लो, जैगलिंग ले लो, रनिंग ले लो, आप क्रिकेट है, फुटबॉल है, बैडमिंटन है, स्विमिंग है और शूटिंग है, कुछ भी ले लो, आप जिस भी फील्ड में स्पोर्ट्स में जाते हो, आप परफॉर्म कर रहे हो, उसके बेसिस पे आप अर्निंग भी करते हो। ठीक है, आप क्रिकेट वगैरह को तो देख लो, क्रिकेट में तो आजकल हम लोग के यहाँ तो बहुत अर्निंग होती है कि नहीं होती है। तो आप ये देखेंगे कि आज के समय में सिर्फ आप खेल कर ही पैसा नहीं कमा सकते, आप अगर फेमस हो गए हो तो आप एडवर्टाइजमेंट करके भी कमा सकते हो। ये तो वो चीज़ हुई कि जो लोग प्रतिभाशाली हैं, बहुत अच्छा खेल रहे हैं, तो उन्हें अर्निंग हो रही है। लेकिन अब इसके अगर दूसरे साइड में जाइए, अब इस खेल के ज़रिए सिर्फ खेलने वाला ही नहीं, और भी इनके बैकग्राउंड में बहुत लोग होते हैं जो सिखा रहे हैं, जो कोचेस होते हैं वो हो गए। आप जहाँ स्टेडियम्स हैं जिन्होंने बनाए हैं, जो कुछ भी है, वहाँ बहुत स्टाफ रखा है, सिर्फ इस खेल के कारण ही तो सब कमा रहे हैं। तो खेल आज सिर्फ मनोरंजन नहीं, व्यवसाय भी बन गया है, हमारी जीविका भी बन गया है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको मैं बता रही हूँ कि अब ये सारी चीज़ें प्रोफेशनली होने लगी हैं। पहले क्या होता था, हम एंटरटेनमेंट के तौर पर खेलते थे, लेकिन अब ये सारी चीज़ें प्रोफेशनली होती हैं। प्राचीन समय में खेल मनोरंजन तथा शारीरिक विकास का साधन मात्र थे, परंतु वर्तमान में खेलों का भी व्यवसायीकरण हो गया। जैसे हम लोग बोलते हैं ना, शिक्षा का व्यवसायीकरण हो गया। शिक्षा तो दिया जाता है, लेकिन उससे अर्निंग भी ये लोग बहुत करते हैं। उसी तरह खेलों के साथ भी होता है, खेलों का भी व्यवसायीकरण हो गया है, बिजनेस हो गया है। आजकल खेल प्रसिद्धि का माध्यम बन गए कि हम फेमस हो जाएं। विभिन्न खेलों में विशेषज्ञों को विभिन्न बड़े उद्योग एवं सरकारी प्रतिष्ठान अपने यहाँ रोजगार देते हैं। अब आप ये देखते हो ना कि भाई अब ये कहिए बहुत सारे क्रिकेटर जो है राजनीति में आ जाते हैं, अगर उनका अच्छा है तो उन्हें और बहुत सारी फील्ड्स में काम मिल जाता है, सिर्फ स्पोर्ट्स कोटे से। आपने देखा ना, आप अगर स्पोर्ट्स खेल रहे हो, स्पोर्ट कोटे से आपको अच्छी फील्ड्स में जॉब भी मिल जाती है। उन्हें अन्य कर्मचारियों से विभिन्न शिष्ट सुविधाएं दी जाती हैं, क्योंकि भाई उन्होंने स्पोर्ट्स कोटे से आए हैं तो उन्हें बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ भी दी जाती हैं। प्रसिद्ध खिलाड़ी बड़ी बड़ी कंपनियों का विज्ञापन करके भी अत्यधिक धनोपार्जन करते हैं। अब आप देख लीजिए, बहुत सारे क्रिकेटर्स हैं, हाँ, जो करते हैं कि नहीं करते। हम सिर्फ क्रिकेटर्स की बात नहीं कर रहे, और भी फील्ड के प्लेयर्स जो हैं वो एंडोर्समेंट्स करते हैं, यानी कि विज्ञापन करते हैं। वर्तमान परिवेश में अच्छे खिलाड़ियों को समाज में भी सम्माननीय स्थान प्राप्त है। अब समाज में आ जाइए, आप अब ले लीजिए, MS धोनी हैं, सचिन तेंदुलकर हैं,
सौरव गांगुली हैं, अब ये तो पुराने हो गए, आप विराट कोहली है, केएल राहुल है, बहुत सारे ऐसे क्रिकेटर्स हैं जिनको आज के समय में इतना सम्मान मिलता है कि वो सिर्फ कहीं चले जाएं तो लोग उनको हाथों हाथ उठाते हैं। प्रश्न संख्या 5 है, माता का अंचल कहानी में माता पिता के वात्सल्य का अति सुंदर चित्रण किया गया है। हम ये देख रहे हैं पिता का बाउंडिंग चाहे भोलानाथ के साथ हो या माँ जिस तरीके से उन्हें खाना खिला रही है, तैयार कर रही है, और जब उन पर मुसीबत पड़ी तो वो किस तरीके से माँ के पास आए। तो माता पिता का प्रेम किस तरीके से है, प्रेम माता पिता का प्रेम कितने वात्सल्य रस में आता है, इसीलिए उसको क्या बोलते हैं, वात्सल्य। तो वात्सल्य बहुत अच्छा चित्रण किया है उस पूरे पाठ में। आपके अनुसार माता पिता के लिए बच्चों का क्या कर्तव्य होना चाहिए? क्या आप अपने कर्तव्य ईमानदारी से निभाते हैं? ठीक है, माँ बाप ने तो निभाए अपने कर्तव्य, वो बहुत अच्छे से हमारी देखभाल करते हैं, हमारी हर एक ज़रूरत का ध्यान रखते हैं, मुसीबत के समय हमारे साथ होते हैं, ये तो उनका फ़र्ज़ है, वो कर रहे हैं। लेकिन क्या आपके कर्तव्य बनते हैं एज अ चाइल्ड, यानी कि आप उनके पुत्र या पुत्री हैं, तो उस अधिकार से, उस रिश्ते से आपके क्या कर्तव्य बन रहे हैं, आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, तो ये आपको बताना है। आपके अनुसार माता पिता के लिए बच्चों का क्या कर्तव्य होना चाहिए, क्या आप अपने कर्तव्य ईमानदारी से निभाते हैं? देखिए, माँ बाप हमारी हर एक नीड्स, हर एक चीज़ की ज़रूरत रखते हैं, तो सबसे पहली चीज़ जो हमें उन्हें देनी है, उनकी इज्जत करनी है, उनकी बात को मानना है। ठीक है, आगे तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम कर सकते हैं। ठीक है, आगे तो लिस्ट इतनी लंबी है कि हम नहीं कर, जैसे एज अ पेरेंट्स नहीं, एज अ चिल्ड्रन अगर हम बात करेंगे तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पेरेंट्स से कहीं ज़्यादा हो जाती है। एक बच्चे को हम डांट कर सब करके हम समझा सकते हैं, लेकिन पेरेंट्स के लिए वो सारी चीज़ें हम नहीं कर सकते। उनका मान सम्मान करना, उनको प्यार देना, उनकी बातें मानना, उनके हाउस होल्ड वर्क में काम करना, वो हमसे एक एक्सपेक्टेशन रखते हैं कि हम पढ़ाई अच्छे से करें, तो वो पढ़ाई करके भी अपने आप को साबित करना भी हमारा एक कर्तव्य हो जाता है। आधुनिक युग में जहां समस्त मानवीय मूल्य दिन प्रतिदिन लुप्त होते जा रहे हैं, वही इस विषम परिस्थितियों में भी माता पिता अपना सम्मान बचाए हुए हैं। जहां पर आज आप देखेंगे कि चाहे संसार के और लोगों के प्रति हों, जो हमारे कर्तव्य हों, वो कहीं ना कहीं खत्म हो रहे हैं, लेकिन माता पिता का सम्मान अभी भी बहुत हद तक बचा हुआ है। माता पिता के प्रति हमें हमेशा नम्र और उदार भाव रखना चाहिए। ठीक है, माता पिता जन्मदाता होते हैं, अतः उनसे महान और कोई हो यह संभव नहीं। हमारा अस्तित्व ही उनके कारण है, तो हमारा जो पूरा सम्मान है, जो आदर है, उनके लिए बना रहना चाहिए। हमें हमेशा अपने माता पिता का सम्मान करना चाहिए, उनके प्रत्येक आदेश का पालन करना चाहिए, उनके प्रति हमेशा सेवा भाव रखना चाहिए, उनसे कभी भी कुतर्क नहीं करना चाहिए। हम लोग आर्ग्यूमेंट करते हैं ना, वो आर्ग्यूमेंट नहीं करना चाहिए। मैं उनके प्रति अपने कर्तव्यों का अक्षरश से पालन करता हूँ। अब देखिए, यहाँ पर अब आपको देख रहा है कि उन्होंने तो हमारे लिए बहुत कुछ किया, हम क्या कर रहे हैं, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है। तो ये बात तो सही है कि हम अभी तक जो कुछ भी करते आए हैं, अगर और उसे इम्प्रूव कर सकते हैं तो और अच्छा है। प्रश्न संख्या 6, आधुनिक समय की व्यस्त जीवन शैली में पाठ माता का अंचल में वर्णित माता पिता और बच्चों की निकटता के दर्शन नहीं होते। ठीक है, इसका बच्चों पर क्या प्रभाव पड़ता है? ठीक है, अब हमने ये देखा कि जो ये हमारा पाठ था, इस पाठ में माता पिता और बच्चों दोनों के पास समय है, दोनों एक दूसरे के साथ ज़्यादा समय बिता रहे हैं। लेकिन आज की जो आधुनिक जीवन शैली है, उसमें हम देखेंगे कि इतना ना पेरेंट्स के पास समय है, ना बच्चों के पास समय है जो एक दूसरे के साथ समय बिता सके। ठीक है ना, तो देखिए क्या, आधुनिक समय की व्यस्त जीवन शैली में पाठ माता के अंचल में वर्णित माता पिता और बच्चों की निकटता के दर्शन नहीं होते हैं। यानी कि पाठ में तो हैं, लेकिन आज के समय में हम लोगों के बीच इतना ज़्यादा जो है समय नहीं एक दूसरे के साथ बिताने के लिए। इसका बच्चों पर क्या प्रभाव पड़ता है? देखिए, आज का समय आधुनिक समय हो चुका है,
हमारी नीड्स बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। मतलब हमें ये भी चाहिए, हमें वो भी चाहिए, हमें ये करना है, वो करना है। तो इन सारी इच्छाओं को, इन सारी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए किसी एक की कमाई से काम नहीं चल पाता। नतीजा क्या होता है, माता पिता दोनों को कमाना पड़ता है। अब जब दोनों कमाते हैं तो अब वो पूरा दिन ऑफिस से थक के आ रहे हैं, घर भी है बहुत सारा, तो इतना समय वो बच्चे के साथ एक्सपेंड नहीं कर पाते, जिसका कहीं ना कहीं एक बुरा प्रभाव पड़ता है, क्योंकि इन दोनों के बीच एक खाई बनने लगती है, एक दूरियां आने लगती हैं। तो इसका असर बच्चों पर बहुत ज़्यादा बुरा पड़ता है। तो देखिए, थोड़ा ही समय लेकिन बच्चों के साथ बिताना बहुत ज़रूरी हो जाता है। और बच्चों के साथ भी ये भी होता है कि ठीक है, मम्मी पापा के पास समय नहीं है, तो जिस समय वो जिस काम में हैं, आप थोड़ी देर उनके काम में हेल्प करिए, उनके साथ थोड़ी बातें करिए, अपने आप जो है एक दूसरे के साथ समय भी मिलेगा, उनका काम भी हल्का होगा, बहुत कुछ हो जाएगा। बचपन में माता पिता का उपयुक्त सानिध्य नहीं मिलना घातक साबित होता है, बहुत नुकसानदेह होता है, ध्यान रखिए। क्योंकि बचपन में बच्चा हर एक चीज़ सीख रहा है, हर एक चीज़ समझ रहा है, और उसको सही तरीके से समझाना, और जो कुछ उसे दिख रहा है, अगर उसका गलत पॉइंट ऑफ व्यू है तो उस पॉइंट ऑफ व्यू को सही करने की जिम्मेदारी पेरेंट्स के ऊपर आ जाती है। अब पेरेंट्स ही अगर उसके साथ समय नहीं बिताएंगे तो जाहिर सी बात है, बच्चा अपने हिसाब से समझेगा, हो सकता है वो सारी चीज़ें गलत समझ रहा हो। आमतौर पर ऐसे बच्चे एकाकीपन के शिकार हो जाते हैं, अकेले रहना चाहते हैं, वे किसी से मिलना जुलना पसंद नहीं करते तथा स्वयं में मग्न रहते हैं। देखते हैं ना, बच्चे एक रूम मिल गया, उसी रूम के अंदर लगे पड़े हैं, उन्हें माता पिता से कोई मतलब नहीं रहता है। बचपन में माता पिता से मिलने वाले प्यार, दुलार तथा शिक्षा से वंचित वे चिड़चिड़े स्वभाव के हो जाते हैं। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा गुस्सा करना, ये सारी चीज़ें उनके अंदर कहीं ना कहीं हमें देखने को मिलती हैं। अनुशासनहीनता हो जाते हैं, अनुशासनहीन हो जाते हैं, यानी कि डिसिप्लिन नहीं रहते, किससे कैसे बिहेव करना है, ये सारी चीज़ें हैं, कोई भी चीज़ का फॉलो ठीक से नहीं करते। दिन भर दूर रहने के पश्चात शाम को माता पिता बच्चों से मिलते हैं, तो वे अपने बच्चों की अनुशासनहीनता को भी प्यार का रूप दे देते हैं। अब वो थोड़े समय के लिए बच्चे से मिल रहे हैं, अब बच्चा जो भी चीज़ गलत कर रहा है वो उसी को सही, उसी के रूप में उसे प्यार देने लगते हैं। तो बच्चे को भी ये लगने लगता है कि जो मैं कर रहा हूँ वो सही है, एक्चुअल में वो गलत कर रहा है। ठीक है, वो चिल्ला रहा है, चीज़ों को फेंक रहा है, बड़ों को मार रहा है, जो कुछ भी कर रहा है। अब चूंकि पेरेंट्स शाम को मिले तो उन्हें लगता है कि पेरेंट्स उस बच्चे को प्यार दे रहे हैं, और बच्चे को ये लग रहा है कि जो मैं कर रहा हूँ वो मेरे को प्यार मिलने का एक तरीका है, और जो मैं कर रहा हूँ वो एकदम सही है। तो उसके लिए एक गलत परसेप्शन बन जाते हैं कि ये चीज़ें गलत को भी वो सही मानने लगता है, जिससे अनुशासनहीनता को बढ़ावा मिलता है। ऐसे बच्चे अपने विद्यालय के सहपाठियों या पड़ोस के मित्र बच्चों से सामंजस्य भी नहीं बिठा पाते हैं, उनके साथ वो बैठ नहीं पाते, कैसे हमें बिहेव करना है, क्या करना है, ये सारी चीज़ें वो समझ नहीं पाते, तो जाहिर सी बात है उनके साथ मिलके खेल भी नहीं पाते हैं। फलस्वरूप उनका जीवन कठिन हो जाता है। बच्चों के विकास में माता पिता की निकटता अति आवश्यक है। बच्चा जब छोटे से बड़ा हो रहा है तो माँ बाप के ऊपर बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। अगर वो वर्किंग भी हैं तो उन्हें बच्चों को उतना टाइम देना है, उन्हें बच्चों को ठीक तरीके से सिखाना है कि क्या सही है कि क्या गलत है। ये बहुत बड़ी चीज़ होती है। प्रश्न संख्या 7 है, आधुनिक भौतिकवादी जीवन शैली ने बच्चों के स्वाभाविक विकास को अवरुद्ध किया है। बच्चों का स्वाभाविक विकास हो, इसके लिए आप क्या सुझाव देंगे? हमने कहा ना, टेक्नोलॉजी ने बच्चों के विकास में कहीं ना कहीं अवरोध डाला है। कैसे? अब बच्चे का विकास शारीरिक और मानसिक रूप से कब होगा? जब वो घर के बाहर निकलेगा, खुलकर खेलेगा, 4 लोगों से इंटरेक्शन करेगा, मिलकर जब ग्रुप में खेलता है तो उसके साथ उसको सामंजस्य बिठाना आता है, सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन इस टेक्नोलॉजी ने क्या किया है, बच्चों को घर के अंदर कैद कर दिया। छोटे छोटे बच्चे मोबाइल पे लगे हैं, टीवी पे लगे हैं, गेम्स खेल रहे हैं, घर के अंदर इंडोर गेम्स है, वो अकेले खेल रहे हैं, वो बाहर नहीं निकल रहे, तो उनका जो शारीरिक और मानसिक विकास होना चाहिए वो नहीं हो पाता। आप ज़्यादातर बच्चों को देखेंगे उनकी इम्यून पावर उतनी स्ट्रांग नहीं। कारण ये है कि शुरू से वो एसी में रह रहे हैं, बढ़िया से एकदम सारी फैसिलिटीज़ के साथ रहने, वो बाहर के वेदर से इतना ज़्यादा हैबिचुअल ही नहीं हुए कि वो आए दिन जरा सा बाहर निकलते नहीं बीमार पड़ जाते हैं।
होता है ना। तो उसका रीजन यही है कि उनकी इम्यून पावर बहुत ही ज्यादा लो हो चुकी है। तो ये कहीं ना कहीं उनके विकास को रोकता है। ठीक है, तो ये भौतिकवादी जीवन शैली बहुत ज्यादा अवरोध का काम कर रही है। आधुनिक भौतिकवादी जीवन शैली के बच्चे स्वाभाविक रूप से विकसित नहीं होते हैं, एक जो नेचुरल वे है। अब देखिए, अच्छे से सब कुछ खाना, बढ़िया खुली हवा में खेलना, 4 बच्चों के संपर्क में आना, चीजें करना, तो ये शरीर को भी स्ट्रांग बना रहा है, दिमाग में भी वो ये देख रहा है कि हम जब 4 लोगों के साथ बैठते हैं तो हमें किस तरीके से बिहेव करना है, कैसे उनके साथ खेलना है, मिलजुल कर करना है। तो वो शारीरिक और मानसिक विकास प्रॉपर वे से हो ही नहीं पाता है, क्योंकि वे अधिकतर समय अपने घर के अंदर टीवी, मोबाइल, इंटरनेट या अन्य किसी भौतिक वस्तु के साथ चिपके रहते हैं। जब आप इसके साथ ज्यादा, तो आप बाहर लोगों के साथ मिलोगे ही नहीं, तथा उसी पर दिखाए सुनाए गए विभिन्न आचरणों को अपना आदर्श मानकर उसी के अनुरूप व्यवहार करते हैं। अब इंटरनेट में तो आजकल सब कुछ परोसा जा रहा है, उसमें जो चीज वो देखते हैं उन्हें लगता है कि यही सही है, और वो उसी के हिसाब से जो है बिहेव करते हैं। उन्हें लगता है ये सही है, हम इसी को अपना लेते हैं, लेकिन एक्चुअल में तो ये नहीं होता है। देखी गई चीजें और करी गई चीजों में फर्क होता है कि नहीं होता है। हम मोबाइल में देखते हैं, सारी चीजें हमें बड़ी आसान कर लगती है, लेकिन जब उसे हम खुद करने बैठते हैं तो वो सारी चीजें हमसे हो ही नहीं पाती। हो पाती है? नहीं हो पाती है। बच्चों के स्वाभाविक विकास के लिए टीवी, मोबाइल, इंटरनेट तथा अन्य आधुनिक यंत्रों के प्रयोग पर नियंत्रण रखना चाहिए। सबसे बड़ी बात है कि बच्चों को आप इनके बारे में बताएं, समझाएं, बच्चे इनका इस्तेमाल भी करें, लेकिन अब इसका मतलब ये ना हो कि बच्चों का ज्यादातर समय इन्हीं के साथ बीत रहा है। तो क्या होगा? बच्चे उसी को अपनी दुनिया समझने लगेंगे, जबकि वो दुनिया जो है वो फेक दुनिया है। उसमें बहुत हद तक आप ये समझ लीजिए 50% जो है वो फेक होता है, दिखावा होता है, उसमें रियलिटी नहीं होती है। रियलिटी वो होती है जो हम जी रहे होते हैं। हमारे सामने जब सिचुएशंस आती हैं उनको हम किस तरीके से हैंडल करते हैं, ये रियलिटी है। जो दिखाई जा रही है उनसे और रियलिटी में जमीन आसमान का फर्क होता है। उनकी मनोवृत्ति को रचनात्मक क्रियाकलापों की ओर मोड़ना होगा। यानी कि अब आप देख रहे हैं कि उनके पास फ्री टाइम है तो वो टीवी, मोबाइल, इंटरनेट में ले रहे हैं, लेकिन नहीं, उन्हें आप एक्टिविटीज में लगाइए। बहुत सारी एक्टिविटीज हैं, कलरिंग है, पेंटिंग है, डांसिंग है, म्यूजिक है, बैडमिंटन। बच्चों को कोई एकेडमी ज्वाइन करवा दीजिए, कुछ भी करिए जिससे बच्चे ज्यादातर समय वहां पर बिताएं। उन्हें समय प्रबंधन का गुण बताकर सभी कार्य समय पर करने के लिए प्रोत्साहित करें। उन्हें बताएं कि समय बहुत उपयोगी है, आप अपना समय बर्बाद ना करें, क्योंकि अगर समय आप बर्बाद करते हो तो एक समय ये आता है कि वो समय आपको पूरी तरीके से बर्बाद करके छोड़ देगा। तो इसलिए समय बहुत बहुमूल्य है, उसको आप समझिए और उसके हिसाब से काम करिए। घर के अतिरिक्त तो उन्हें घर के बाहर की गतिविधियों में हिस्सा लेने के लिए प्रोत्साहित करना होगा। देखिए, अक्सर ये होता है कि बच्चे जब इन टेक्नोलॉजी के संपर्क में आते हैं तो वो उन्हीं के बन के रह जाते हैं। घर के कोई काम, कोई हेल्प, बड़ों की कोई मतलब नहीं रहता उससे भी। इसके अलावा वो घर के बाहर की गतिविधियों पर भी ध्यान नहीं देते, बाहर जाकर खेलना नहीं चाहते हैं, किसी से मिलना नहीं चाहते, घर के कोई काम नहीं करना चाहते। बहुत सारी चीज़ें हैं जो वो नहीं करना चाहते। ठीक है, तो ये बहुत ज़रूरी है कि वो इन सारे जो भ्रम जाल हैं इनसे निकलें और वास्तविकता की दुनिया में प्रवेश करें, तभी उनका स्वाभाविक विकास सुनिश्चित होगा। भौतिक उपलब्धियां तृष्णाओं का विस्तार है, यानी कि वो हमारे अंदर बहुत सारी चीज़ों की इच्छाओं को जगाता है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि जो चीज़ें दिखाई जा रही हों हर परिवार उन सभी को पूरा कर पाए। इसके जाल में फंसकर वर्तमान परिवेश के बच्चों का स्वाभाविक विकास नहीं हो पाता, जो अत्यंत खतरनाक स्थिति है, क्योंकि वो एक भ्रम जाल में जीने लगते हैं। उनका शारीरिक मानसिक विकास तो हो ही नहीं रहा है, दूसरा वो अपने लिए एक अलग ही दुनिया सोचने लगते हैं, जो दुनिया वास्तविक में है ही नहीं। ठीक है ना, जो चीज़ वास्तविक में नहीं है उसमें जीने का मतलब है कि जब कभी आप घर के बाहर निकलकर वास्तविक दुनिया में प्रवेश करेंगे तब आप उसके साथ सामंजस्य नहीं बिठा पाएंगे। तो इसलिए मोबाइल की दुनिया, हम कह रहे हैं 50 क्या 90% भ्रम है, उससे बाहर निकलिए। आप जिस दुनिया में रहते हैं वहां के लोगों के साथ इंटरेक्शन कीजिए, वही असलियत है। प्रश्न संख्या 8 है, माता का अंचल पाठ में भोलानाथ द्वारा चूहे के बिल में पानी डालना बच्चों की किस मनोवृत्ति को प्रकट करता है?
क्या यह उचित है? पशु पक्षियों के संरक्षण के उपाय भी बताइए। देखिए क्या है, वैसे अगर ये मनोवृत्ति देखें तो ये बाल मनोवृत्ति है। बच्चों के अंदर चंचलता होती है, शरारतें होती हैं, ये भी वो एक शरारत के तौर पर ही कर रहे थे। लेकिन इस तरीके से पशु पक्षियों को परेशान करना अच्छी बात नहीं होती है। ठीक है, पहली बात तो ये समझिए, क्योंकि हमारे जो प्राकृतिक चक्र हैं इन सब का, आप बोलो कि अगर एक मक्खी और मच्छर है तो उनका भी अपना एक महत्व है। ये हमेशा ध्यान रखना कि ये चूहे हों, सांप हों, छिपकली हों, कीड़े मकोड़े हों, मच्छर हैं, मधुमक्खी हैं, इन सब का इस प्रकृति में अहम भूमिका है। तभी वो इस, अगर जिनकी भूमिका नहीं होती वो विलुप्त हो जाते हैं। ध्यान रखिए, जो भी पशु पक्षी कीड़े मकोड़े कोई भी हैं, अगर उनका प्रकृति चक्र में कहीं कोई महत्व नहीं है तो वो विलुप्त हो जाएंगे अपने आप। प्रकृति का ये नियम है, जो चीज़ जरूरी नहीं वो खत्म, वो अपने आप से, अपने आप में ही इस चीज को संतुलित करके चलती है। ठीक है, तो वही चीज यहाँ पर बताएगी कि भोला बात ने जो काम किया वो एक बच्चे की शरारत, उसकी चंचलता, या जिसे हम बाल मनोवृत्ति कह सकते हैं, वो है। बच्चों के अंदर जिज्ञासा भी होती है, उसके चलते उसने ये काम किया। लेकिन अगर देखा जाए तो इससे चूहे को परेशानी हो सकती थी। माना उसके अंदर चूहा नहीं सांप था, तो ये खतरनाक भी है, और दूसरी चीज ये किसी पशु पक्षी को परेशान करने का तरीका भी गलत है। माता के अंचल पाठ में भोलानाथ एवं उसके साथियों द्वारा चूहे के बिल में पानी डालना पशु पक्षियों के प्रति बच्चों के अलगाव तथा शरारती प्रवृत्ति को प्रकट करता है। यानी कि बच्चे जो हैं, वो जो जानवर हमसे कमतर हैं, हमसे कमजोर हैं, हमसे डर जाते हैं, उनको हम सता सकते हैं। ये एक मनोवृत्ति के चलते बच्चे उन जानवरों को परेशान करते हैं। तो ये सही नहीं है, जो प्रकृति के लिए कतई उचित नहीं है। पशु पक्षी हमारे मित्र हैं और उनका होना हमारे लिए अति आवश्यक है। मैंने बोला ना, प्रकृति के चक्र के लिए इनका होना अति आवश्यक है। प्रकृति ने सबके, पशु पक्षी नहीं रहेंगे तो पर्यावरण संतुलन बिगड़ जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। प्रकृति ने सबके लिए अपना अपना कार्य निर्धारित किया है, उसी के अनुरूप समस्त प्राणी वर्ग अपना व्यवहार निश्चित करते हैं। जितने भी, हमने कहा ना कि अगर एक मच्छर का भी कोई अस्तित्व, कोई जरूरत नहीं होगी तो वो भी अपने आप विलुप्त हो जाएगा। जैसे डायनासोर थे, तब तक हम मनुष्य नहीं थे। ठीक है, हम मनुष्य को जब इस पृथ्वी पे आने का समय हुआ, प्रकृति ने देखा तो उसने डायनासोर को विलुप्त कर दिया। जब वो रहते तो शायद हमारा अस्तित्व नहीं रहता। तो कहा ना, प्रकृति का अपना एक चक्र है, वो जिन चीजों की जरूरत है उन्हें रखती है, जिनकी जरूरत नहीं है वो उन्हें स्वतः ही खत्म कर देती है। तो वही चीज उन्होंने कहा, समस्त प्राणी वर्ग का अपना व्यवहार निश्चित है। उसे क्या करना है, प्रकृति ने ये चीज सुनिश्चित करके उसे इस पृथ्वी पर भेजा है। हमारे प्राणी वर्ग से किसी भी वर्ग के ना रहने पर प्रकृति असंतुलित हो जाएगी। कोई भी एक चीज अगर नहीं रहेगी, ठीक है, आप ये बोलो कि भाई शेर का क्या काम है, शेर किस लिए उपयोगी है? शेर जो है बाकी जानवरों की जनसंख्या में नियंत्रण रखता है, ये ध्यान रखिए। बहुत जरूरी होता है ये सारी चीजें, कि कोई भी प्राणी अगर इस धरती पर है, उसका अस्तित्व है, तो ये जान लीजिए कि वो इस प्राणी जगत में एक अहम भूमिका निभाता है। अतः हमें अपने मित्र पशु पक्षियों का संरक्षण करना चाहिए। इसके लिए बच्चों को विद्यालय स्तर पर पशु पक्षी संरक्षण का महत्व बताना चाहिए कि पशु पक्षी हमारे लिए बहुत जरूरी हैं। रोचक शैली में पशु पक्षियों पर आधारित विभिन्न साहित्यों की रचना करनी चाहिए, जैसे महादेवी वर्मा का गिल्लू, सोना इत्यादि। तो ये साहित्य के जरिए बताया गया है। गिल्लू में उन्होंने बताया कि एक छोटी सी गिलहरी को उन्होंने किस तरीके से पाला, सोना जो कि उनका हिरन था वो किस तरीके से उनके पास आया, कैसे रहा, क्या हुआ। ऐसे ही इनके महादेवी वर्मा का लिखा हुआ जो है एक है वसंत, वो भी बहुत अच्छा है। तो ये सभी कहीं ना कहीं पशु पक्षी के संरक्षण के बारे में हमें बताता है। प्राथमिक स्तर पर परिवार बच्चों को पशु पक्षियों के प्रति जागरूक करे तभी बच्चे प्राणी जगत के सभी जीवों का महत्व समझेंगे।
उन्हें मारने या सताने का प्रयत्न नहीं करेंगे। तो विद्यालय स्तर पे तो पशु पक्षी का संरक्षण हमें बताना ही बताना है, लेकिन साथ में पेरेंट्स का भी बहुत महत्व हो जाता है बताना कि ये पशु पक्षी हमारे जीवन चक्र के लिए बहुत ज़रूरी है और ये बहुत कोमल होते हैं, इनके साथ हमें बहुत कोमलता के साथ बिहेव करना चाहिए। ये चीज़ हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि हम उनको बताएं। प्रश्न संख्या 9 है, परिवेश एवं संगति किस प्रकार बच्चों के चारित्रिक विकास में बाधक एवं साधक है? अपने विचार दीजिए। परिवेश और संगति, परिवेश यानी कि जिस वातावरण में आप पढ़ रहे हैं, संगति यानी कि जिनके साथ रह रहे हैं। ठीक है, ये याद रखिए, संगति आपकी अच्छी है तो वो दोस्त आपके विकास में हर हाल में आपकी मदद करेगा। आपकी पढ़ाई लिखाई, अगर आप कोई चीज़ गलत सोच रहे हो तो उसे सही जगह आपको लेके जाएगा, सब कुछ है अगर संगति अच्छी है तो। अगर संगति बुरी है तो वो आपके विकास में बाधक बनेगी। ठीक है, कैसे? वो आप भाई विकास में सबसे पहला काम ये होता है कि आपकी पढ़ाई अच्छी होनी चाहिए। तो अगर संगति बुरी है तो आपका वो जो भी मित्र है वो आपको पढ़ने से अलग हटाने की कोशिश करेगा, जो कि सबसे पहला काम है। ये ध्यान रखिए, संगति अच्छी तो आपने उन्नति करी, और अगर संगति बुरी तो आप आ गए नीचे गर्त में, आप फिर कभी डेवलपमेंट नहीं कर सकते। इसलिए मित्र हमेशा सोच समझकर बनाने चाहिए कि जिनको आप मित्र बना रहे हो वो किस तरीके के हैं और आपके लिए फ़ायदेमंद हैं या नहीं। फ़ायदा आपका क्या है कि आप उनके साथ रहो तो उनसे बहुत कुछ सीखो, हमेशा ये ध्यान रखो। अगर उनकी अच्छी आदतें हैं तो उन्हें आप सीखना चाहिए। अगर आपने बुरे मित्र बनाए और बुरी आदतों को सीख लिया तब तो आपका जीवन सत्यानाश हो जाएगा। बाल मन कच्चा होता है, उन्हें जब जिस परिवेश में रखा जाए वे स्वयं को उसी परिवेश में ढाल लेते हैं और अपना आचार व्यवहार भी उसी के अनुरूप करते हैं। सिंपल सी बात है, ठीक है ना। अब आप ये देखेंगे, ये चीज़ें आपके पेरेंट्स को बहुत जल्दी दिखती हैं कि आपके बिहेवियर में अगर चेंज आ रहा है तो वो देखते हैं कि भाई आपकी संगति कैसी है, आपके दोस्त कौन है, ये सबसे पहली चीज़ होती है। और ये क्योंकि दोस्त की व्यवहार का असर आपके अंदर बहुत जल्दी पड़ना शुरू होगा। सही परिवेश और सही संगति बच्चों की आंतरिक बुराइयों को मार भगाती है। अगर हमारे अंदर कोई बुराई है और हमारा साथ अच्छा है तो वो बुराई अपने आप भाग जाएगी तथा बच्चों को सही पथ पर प्रगति करने का सुअवसर देती है। माता पिता को भी बच्चों के मित्रों के बारे में जानकारी हासिल करनी चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। माता पिता को ये देखना चाहिए कि आपके बच्चे की संगति किनके साथ बन रही है। दूसरी तरफ गलत परिवेश, एक गलत संगति अनेक बुराइयों को जन्म देती है तथा कुमार्ग का पथ आलोकित करती है, यानी कि आप गलत रास्ते पर चले जाते हो। आपकी अगर बुरी संगति है तो आपका मित्र आपको गलत तरफ लेके जाएगा। सजग बच्चा भी गलत संगति में पड़कर दुर्गुणों के कोष बन जाता है। कहने का मतलब क्या है कि अगर एक अच्छा बच्चा है, अच्छा पढ़ रहा है, सब कुछ कर रहा है, तो अगर उसकी संगति गलत हुई तो ये जान लीजिए उसके अंदर बहुत सारे दुर्गुण आ जाएंगे, वो दुर्गुणों का खजाना बन जाएगा। ऐसे मेरे अनुसार बच्चों को अपना मित्र चुनने में अत्यंत सावधानी बरतनी चाहिए। हमेशा ये ध्यान रखिए कि आप जब कभी भी अपना मित्र चुने तो बहुत सावधानी के साथ चुने। ये अब आपको भाई इतने बड़े आप हो चुके हैं कि आपको पता होना चाहिए कि आपका मित्र कैसा होगा। प्रश्न संख्या 10 है, माता का अंचल कहानी में भोलानाथ अत्यंत डरे होने पर अपने पिता के पास न जाकर माता के आंचल में जा छिपता है, क्यों? देखिए, भोलानाथ का पूरे दिन का क्रियाकलाप सब कुछ वो अपने पिताजी के साथ करता है। सोना, उठना, नहाना धोना, पूजा पाठ, खाना, विद्यालय जाना, नदी में जाकर राम नाम की गोलियां जो हैं वो मछलियों को खिलाना, सब कुछ वो अपने पिताजी के साथ कर रहा है। इवन अगर उसको विद्यालय में डांट पड़ती है तो भी पिताजी के साथ है, सब कुछ वो पिताजी के साथ कर रहा है। लेकिन जब वो सांप से डर जाता है और भागता है, घायल हो जाता है, उस परिस्थिति में जब वो डरा हुआ है, घायल है, तो वो अपने पिताजी के पास ना जाकर माताजी के पास जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि देखिए, माता की गोद या माता का साथ जो है वो एक ऐसी जगह होती है जहां हमें सबसे ज़्यादा सुरक्षा और हम सब पूरे विश्वास के साथ वहां जा सकते हैं कि यहाँ हमारे साथ कुछ भी गलत नहीं होगा।
क्योंकि वो दुनिया का सबसे सुरक्षित प्लेस होता है। ये हमें पता है कि हमें वहाँ, क्योंकि माँ निस्वार्थ प्रेम करती है, उसे अपने बच्चे से कोई स्वार्थ नहीं है कि उससे अगर मैं इसको प्यार करूंगी तो मेरा ये भला होगा, वो कभी नहीं देखती। वो अपने बच्चे से निस्वार्थ भाव से प्रेम करती है और ये निस्वार्थ भाव बच्चे को पता है। इसी के चलते जब उसके पास मुसीबत आती है तो उसे लगता है कि जब मैं इनके पास जाऊंगा तो वो मुझसे कोई फायदा नहीं उठाएंगे, हर हाल में मेरा अच्छा ही करेंगे, मुझे सुरक्षा प्रदान करेंगे, सब कुछ ये होगा। इसीलिए बच्चा सबसे पहले माँ के पास भागता है, क्योंकि माँ से उसका लगाव भी बहुत होता है। क्योंकि बचपन से लेकर अभी तक चाहे उसका खाना पीना सारी ज़रूरतें जहाँ वो पूरा कर रही है, वहीं निस्वार्थ प्रेम दे रही है, उसी हर उस मुसीबत से बचा रही है, सब कुछ कर रही है। ये चीज़ बच्चा अच्छी तरीके से जानता है और जब उस पर मुसीबत पड़ेगी तो जाहिर सी बात है वो उसी व्यक्ति के पास ही जाएगा। बच्चे के जन्म देने से लेकर उसके बड़े होने तक उसकी सबसे बड़ी सहयोगी माँ होती है। खाने से लेकर पहनने तक प्रत्येक कदम पर माँ का सहयोग आवश्यक होता है। अतः बच्चा माता से भावनात्मक रूप से ज्यादा जुड़ा होता है, इमोशनली वे से ज्यादा जुड़ा होता है। माँ कभी भी किसी भी परिस्थिति में हमेशा अपने बच्चे का पक्ष लेती, कुछ भी हो वो अपने बच्चे का ही पक्ष लेगी। फलतः बच्चों को माँ सबसे अधिक निकट प्रतीत होती है। अतः पिता तथा अन्य के बहुत चाहने पर भी बच्चा माँ की निकटता नहीं भूल सकता। ये याद रखिए कि बहुत सारे लोग ये चाहेंगे कि हम इसको ज़्यादा केयर करें, सब कुछ करें तो ये माँ को छोड़ के मेरे पास आ जाएगा, ऐसा नहीं होता है। माँ के साथ जो बंधन है वो किसी के साथ नहीं हो सकता, किसी के साथ नहीं हो सकता, क्योंकि माँ का बच्चे से संबंध किसी से भी संबंध बनने के 9 महीने पहले से संबंध बनता है। क्योंकि माँ अपने बच्चे के साथ जो संबंध बनाता है पेट से बनाता है और वो 9 महीने पहले, क्योंकि जब उसका जन्म होता है तब वो बाकी संबंधों को देखता है, पिता है, क्या कहते हैं, परिवार के अन्य सदस्य हैं, लेकिन माँ के साथ उसका रिश्ता तो और 9 महीने पहले से बन गया। हाँ, तो वो इमोशनली तौर से उससे बहुत जुड़ा होता है। पिता तथा अन्य के बहुत चाहने पे भी बच्चा माँ की निकटता नहीं भूल सकता। बच्चों के लिए माता के आंचल की छांव सबसे प्यारा एवं सुरक्षित स्थान होता है। वहां स्वयं को अति सुरक्षित समझता है। माँ का ममतत्व बच्चे को संसार के बड़े से बड़े भय से मुक्ति प्रदान करता है। बड़े से बड़े चीज हो वो उससे जो है अपने आप को दूर कर लेता है, कि उसे लगता है कि अरे मुझे डर लग रहा है, माँ के पास जाओ, मुझे डर महसूस नहीं होगा। प्रश्न संख्या 11 है, बच्चों में अनुकरण का गुण सर्वाधिक होता है। अनुकरण का मतलब दूसरे को देखकर हम करेंगे वो सारी चीजें। एक अच्छा बच्चा बनने के लिए बच्चों को किनका अनुकरण करना चाहिए और किनका नहीं, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है, ध्यान रखिए। बच्चे कहते हैं ना कि अगर आप ये चाहते हो कि आपका बच्चा मोबाइल ज्यादा ना देखे तो पहले आप मोबाइल देखना बंद करो। ये आप ये कहो कि बच्चा ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ इंटरेक्शन करे तो ये देखना चाहिए कि आप ऐसा करो। बच्चा आपको देखकर सीखेगा। क्यों? क्योंकि बच्चे के अंदर दूसरे को देखकर अनुकरण करने की प्रवृत्ति होती है, दूसरे की देखा देखी होती है। आप आजकल जो देखते हैं ना कि बच्चे फोन ले लेते हैं, फिर बोलना नहीं आता है लेकिन फोन कान पे लगाकर बड़ी अच्छी एक्टिंग कर लेते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्यों होता है देखा है आपने? इसका रीजन ये होता है कि घर में हर एक सदस्य को कान में फोन लगाकर चलते फिरते बात करते हुए देखता है, लेटे हुए देख रहा है, चलते हुए देख रहा है, हर तरीके से। अब इसका नतीजा क्या होता है कि वो उनकी नकल उतारना शुरू करता है। तो ये क्या पता चलता है कि बच्चा अनुकरण करता है। अब आपको बताना है कि बच्चे को किनका अनुकरण करना चाहिए या किनका नहीं करना चाहिए। अब ये सारी चीजें भी जिम्मेदारी माता पिता के ऊपर ही आ जाती है। बच्चे अनुकरण के माध्यम से ही अधिकतर आचार व्यवहारों को सीखते हैं। हम अगर शाउट करेंगे, बहुत ज्यादा चिल्लाएंगे तो बच्चों के अंदर वो प्रवृत्ति देखेंगे। अगर आप शांत होकर व्यवहार कर रहे हो तो बच्चा भी उसी तरीके से शांत रहेगा। वे अपने जीवन की प्राथमिक बातें ज्यादातर अनुकरण द्वारा ही सीखते हैं। प्राथमिक मतलब प्रारंभिक चीजें, सब कुछ वो दूसरों की देखा देखी सीखते हैं। परंतु हमारे आसपास या परिवार में हमेशा अच्छी बातें ही नहीं होती। कभी कभी परिस्थितिवश अप्रिय बातें भी अक्सर पास पड़ोस तथा घरों में होती हैं। हमेशा हम बच्चों के सामने सारी चीज़ें प्रस्तुत तो करें, हमारी कोशिश रहती है कि अच्छा दिखाएं ताकि बच्चा अच्छा सीखे, लेकिन भाई बुराई भी इस संसार में है।
तो बच्चे की आंख तो बंद नहीं करेंगे तो वो बुराई भी देख ही लेता है। हमारे आस पड़ोस में, घर में बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो वो देख लेता है। अतः हमें वही बातें सिखानी चाहिए जो हमारे लिए तथा समाज के लिए लाभदायक हो। अब ये रिस्पॉन्सिबिलिटी माता पिता पर आ जाती है कि अगर कहीं कुछ गलत घट रहा है तो उस जगह से बच्चे को पहले हटाएं, क्योंकि बच्चा वहां देख लेगा। बच्चों को सत्य, अहिंसा, झूठ नहीं बोलना, ना झूठ का साथ देना, चोरी नहीं करना, अपशब्द नहीं बोलना, कुतर्क नहीं करना, किसी के प्रति गलत व्यवहार नहीं करना इत्यादि नैतिक मूल्यों को अपनाना चाहिए। अब ये आप चाहें कि बच्चा ये सारी चीजें सीखे तो उसके लिए ये सारी चीजें हमें करनी पड़ती हैं। अनैतिक कार्यों जैसे नशा करना, अपशब्द बोलना, कुतर्क करना, बड़ों की बात नहीं मानना इत्यादि बातों पर से अपना ध्यान हटाकर उनका अनुकरण नहीं करना चाहिए। कहने का तात्पर्य है, अगर बच्चा घर में ये सारी चीजें, गलत चीजें होती, अनैतिक चीजें होती देखेगा तो जाहिर सी बात है वो उसको फॉलो करेगा। तो यहाँ पर अब ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी हो जाती है माता पिता के ऊपर कि वो ये ध्यान दें कि ये गलत चीजें बच्चों के सामने पड़े ही नहीं। प्रश्न संख्या 12 है, ग्रामीण परिवेश पर आधारित कहानी माता का अंचल ग्रामीण बच्चों के जीवन की सरलता को प्रस्तुत करती है। कहानी के आधार पर बताइए कि ग्रामीण बच्चों के सरल बचपन की दुनिया से आपके बचपन की दुनिया कैसी भिन्न है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ग्रामीण यानी कि गांव का परिवेश दिखाया गया है। भोलानाथ कहाँ रहते हैं? गांव में रहते हैं। तो गांव के बच्चों की जो जीवन शैली, खेलना है, पाठशाला जाना है, शैतानी करना है, वो सब कुछ ग्रामीण परिवेश में है। लेकिन अब चूंकि आप में से अधिकतर बच्चे शहरों में रहते हैं और अगर गांव में भी रहते हैं तो भोलानाथ जैसे आपकी जीवन शैली तो हो सकता ना हो। ठीक है, तो अब आपको बताना है कि आपके बचपन की जो दुनिया रही है वो किस तरीके से रही, ये आपको यहां पर प्रस्तुत करना है। ग्रामीण बच्चों के बचपन की दुनिया स्वतंत्र तथा अपने निजी निर्णयों पर आधारित होती है, क्योंकि वो पूरी तरीके से वहां पर शुद्ध वातावरण देख रहे हैं। जो चीजें देख रही हैं उसी को वो अपने खेल में, अपने आचरण में लेकर आ रहे हैं। वहां ज्यादा रोक टोक नहीं होती। ग्रामीण बच्चे घर से बाहर अनेक स्वरचित खेल खेलते हैं, ये बात तो सही है। गांव में एक सुरक्षा है तो बच्चों को बाहर जाने और खेलने की रोक टोक नहीं होती। लेकिन आजकल के समय में शहरों में बड़ी रोक टोक होती है। रीजन है, सबसे पहली चीज हो जाती है सुरक्षा। आप पूरा दिन बच्चों को बाहर नहीं छोड़ सकते, लेकिन गांव में बच्चे वहां पर आराम से जो पढ़ना लिखना घर का काम हुआ वो घर के बाहर ही रहते, घर के अंदर ज्यादा नहीं रहते। और वहां पर वो खेल भी क्या करते हैं, अपने हिसाब से खेल बनाते हैं प्राकृतिक चीजों को लेकर, जैसे आपने भोलानाथ को देखा। लेकिन आजकल के समय क्या है, उन्हें महंगे महंगे चीजें चाहिए, महंगी महंगी गैजेट चाहिए, महंगे महंगे खिलौने चाहिए, तब उनका जीवन आगे चलता है। ग्रामीण बच्चे घर से बाहर अनेक स्वरचित खेल कहते हैं, जैसे मिट्टी पर दौड़ना, पेड़ों पर झूलना, मछली तथा कबूतरों को दाना डालना, बारात निकालना, कुश्ती करना, कबड्डी खेलना इत्यादि। ये सारे काम वो लोग करते हैं, जिससे वे मानसिक स्तर पर काफी मजबूत हो जाते हैं। मानसिक यानी कि उन्हें पता है कि हमें चीजों, कहते हैं ना, आप क्रिएटिव उतने हो जाते हैं, आपके आसपास जो चीजें उपलब्ध हैं उनसे आप क्रिएटिविटी करना सीख जाते हैं। तो मानसिक लेवल जो है ना उनका, जो बहुत ज्यादा अच्छा हो जाता है। उन्हें शुद्ध वातावरण तथा भोजन के साथ साथ माता पिता का अनवरत सानिध्य भी सहज ही प्राप्त हो जाता है। ये भी सही है। देखिए, ग्रामीण परिवेश में भाई आपको काम करने के लिए ऑफिस नहीं जाना, आप खेत जाओगे। माता भी अगर खेत जाती है, घर में रहती है, तो ज्यादातर बच्चे जो हैं वो अपने माँ बाप के साथ ही रहते हैं। जबकि शहर के बच्चों की दुनिया एक सीमित दायरे में बंधी होती है, अपने घर की 4 दीवारों के अंदर। उनके खेलने कूदने का दायरा संकुचित होता है। वो क्या होता, संकुचित होता है मतलब वो मान लीजिए घर के अंदर खेलेंगे, कैंपस में खेलेंगे या अपने घर के आसपास ही खेलेंगे, उनका दायरा सीमित रहता है। वे हमेशा अपने अभिभावकों के दिशा निर्देश पर निर्भर रहते हैं। घर के बाहर जाने पर रोक होती है। बच्चों पर आवश्यकता से अधिक रोक टोक उनके मानसिक तथा शारीरिक विकास में बाधक होता है। हम बहुत ज्यादा रोक टोक करें तो कहीं ना कहीं वो हर एक चीज के लिए परमिशन पर डिपेंड हो जाते हैं, तो वो अवरुद्ध होता है, वो अपने हिसाब से फैसले नहीं ले पाते हैं। परिणाम स्वरूप वे अत्यंत आधुनिक साधनों के होते हुए भी मानसिक तौर पर ग्रामीण बच्चों की अपेक्षा कमजोर बने रहते हैं। एक होता है मानसिक सिचुएशन, ये होती है कि हम अपनी लाइफ के डिसीजंस अपने आप ले सकें।
जो सिचुएशन हमारे सामने पड़ी है उसके हिसाब से हम ढल सकें। तो जो ग्रामीण बच्चे होते हैं उन्होंने बचपन से ये सारी चीज़ें देखी हैं, जिससे क्या होता है कि वो अपने फैसले खुद ले सकने में सक्षम रहते हैं। लेकिन जो शहरी बच्चे होते हैं वो अधिकतर अपने पेरेंट्स की मर्जी पर डिपेंड होते हैं, उनकी परमिशन के लिए वेट करते हैं, इसलिए उनके अंदर अपने आप फैसले ले सकना, सिचुएशन के हिसाब से तुरंत रिएक्ट कर पाना जैसे डेवलपमेंट्स नहीं हो पाते, इसलिए वो ग्रामीण बच्चों से हमेशा कमजोर बने रहते हैं। प्रश्न संख्या 13 है, पाठ में आए ऐसे प्रसंगों का वर्णन कीजिए जो आपके दिल को छू गए। पाठ में ऐसे प्रसंग भरे पड़े हैं जो हमारे दिल के करीब है, हमें तो कई चीजें अच्छी लगी, वो आपको यहाँ लिखनी है। देखिए क्या है, पाठ में आए दिल को छूने वाले प्रसंग निम्नलिखित है। पहला है, जब बाबूजी रामायण का पाठ करते तब लेखक उनकी बगल में बैठे बैठे आईने में अपना मुंह निहारा करते थे। जब वह लेखक की ओर देखते तब लेखक कुछ लजाकर मुस्कुराकर आईना नीचे रख देता। ठीक है, वो जिस तरीके से भोलानाथ बनते थे ना, शिव जी का त्रिपुंड लगा के सब कुछ करके, तब वो अपने आप को आईने में निहारते थे, और जब पिताजी देखते तो वो शर्मा जाते और आईना रख देते थे। दूसरा है, कभी कभी बाबूजी लेखक से कुश्ती भी लड़ते थे। वे शिथिल होकर लेखक के बल को बढ़ावा देते थे, जानकर वो क्या होते थे, हार जाते थे। तो ये क्यों करते थे, ताकि वो लेखक को बढ़ावा दे सके, नहीं तुम लड़ो, नहीं तुम करो, और लेखक उनको पछाड़ देते थे। यह उतान पड़ जाते थे और लेखक उनकी छाती पर चढ़ जाते थे, यानी कि ये लिख ऐसे करके चित करके उतान करके लेट गए और लेखक उनके ऊपर चढ़ जाते थे। तो ये कुछ ऐसे इंसिडेंट हैं। चलिए आगे देखें, जब कभी मैया लेखक को अचानक पकड़ पाती तब लेखक के लाख छटपटाने पर भी एक चुल्लू कड़वा तेल लेखक के सिर में डाल ही देती। लेखक रोने लगते और बाबूजी उस पर बिगड़ खड़े होते, पर वह लेखक के सिर में तेल बोत कर उपट कर ही छोड़ती थी, यानी कि नहीं तेल लगाना है, क्योंकि भाई तेल बालों के लिए अच्छा होता है, तो तेल लगाना जरूरी होता है, तो माँ जबरदस्ती तेल लगा ही देती थी। कभी कभी लेखक मित्रों के संग बारात का भी जुलूस निकालते थे। कनस्तर का तंबूरा बजाते, अमोले को घिसकर शहनाई बजाई जाती, टूटी चूहेदानी की पालकी बनती, लेखक समधी बनकर बकरे पर चढ़ लेते और चबूतरे के एक कोने से चलकर बारात दूसरे कोने में जाकर दरवाजे पर लगती। तो ये उनका खेल हुआ करता था, ये भी बड़ा अच्छा सा है। गणेश जी के चूहे की रक्षा के लिए शिव जी का सांप निकल आया था। जब वो चूहे के बिल में पानी डाल रहे थे, याद आया, गणेश जी का वाहन था चूहा, उसकी रक्षा के लिए क्या निकला, शिव जी का रक्षक, शिव जी का सांप निकल आया। रोते चिल्लाते हम लोग बेतहाशा भाग चले, कोई औंधा गिरा, कोई अंटा चिट, किसी का सिर फूटा, किसी के दांत। ये भी था कि भाई शरारत करोगे तो ये मिलेगा ही मिलेगा। लेखक केवल धीमे सुर में सा 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 कहते हुए मैया के आंचल में लुके चले गए। तो इस तरीके से ये वाला दृश्य भी हमें बड़ा अच्छा लगा कि वो डरे हुए थे और सीधे माता जी के पास ही भागे, वहीं जाकर रुके। अब आ गए प्रश्न संख्या 14 पे। इस उपन्यास अंश में 30 के दशक का प्राप्य संस्कृति का चित्रण है, यानी कि 30s के आसपास, यानी कि आप मान लीजिए 1930 से लेकर 1939 तक का जो एक दृश्य हमारे सामने प्रस्तुत किया गया है संस्कृति का। ठीक है, आज की ग्रामीण संस्कृति में आपको किस तरह का परिवर्तन दिखाई देगा? अगर हम आज की बात करें, प्रेजेंट टाइम की 2024 की, तो आप यहाँ पर देखोगे 1930s की हमने बात इसमें देखी है, और आज हम क्या हैं 21वीं सेंचुरी में चल रहे हैं। ठीक है, अब इस 21 सेंचुरी में आप क्या देखेंगे, बहुत सारे चेंजेस है। आधुनिकीकरण का जो पदार्पण है वो ग्रामीण संस्कृति में हो चुका है। बैलों की जगह ट्रैक्टर ने ले ली है। लोगों के घरों में टीवी, मोबाइल, सारी टेक्नोलॉजी प्रवेश कर गई है। अब जो है गांव के ज़्यादातर लोग शहरों में काम करने आ गए हैं। गांव में भी जब खेतों में काम पड़ता है तो मजदूरों को लगाना पड़ता है। बहुत सारे चेंजेस आए हैं ग्रामीण संस्कृति में। ठीक है, रहन सहन से लेकर खान पान तक, जीवन यापन तक की सुविधाओं से लेकर सब कुछ में चेंजेस आए हैं। आधुनिकीकरण का पदार्पण हर जगह हो चुका है। प्रस्तुत उपन्यास अंश माता का अंचल में लेखक ने 30 के दशक की ग्रामीण संस्कृति का चित्रण
किया है। अब जब 30 के दशक की बात करें तो जहां अभी भी 30s लग रहा है, यानी कि 1930 से लेकर 1939 तक, ये आपका 30 का दशक कहलाता है। तत्कालीन ग्राम संस्कृति में दिखावा बनावट का सर्वथा अभाव था, यानी कि उस समय चीजों का दिखावा नहीं किया जाता था, लेकिन आज है। किंतु आज की ग्रामीण संस्कृति में काफी परिवर्तन दिखाई देता है। आज गांवों में भी शहर की तरह खेलने के लिए विभिन्न प्रकार के खेलों का सामान बच्चों के खेलने के लिए दिया जाता है। ठीक है, जैसे शहरों में दिया जाता है, ग्रामीणों में भी मिलता है। शहरों की अपेक्षा गांव के बच्चे खेलने में अधिक कुशल होते हैं। बच्चे आधुनिक खेल खेलते हैं और आधुनिक तौर तरीकों से रहते हैं। आवागमन के आसान साधनों के कारण बच्चे शहर के स्कूलों में पढ़ते हैं। बच्चों में भोलापन ना होकर चुस्ती और चालाकी आ गई है। तो अब चूंकि अब देखिए गांवों और शहरों में ज्यादा डिफरेंस नहीं रह गया है। गांव के बच्चे भी शहरों में आने जाने लगे हैं और उनके अंदर भी वही सारी चीजें जो शहरों के बच्चों में दिखाई देती है वो उनमें भी दिखाई देने लगी है। बच्चे आधुनिक मनोरंजन के साधनों टीवी, सीडी, टेप रिकॉर्डर, एफएम तथा डीवीडी से अपना मनोरंजन कर बिताते हैं। अब तो इंटरनेट, मोबाइल, लैपटॉप, कंप्यूटर, ये सारी चीजें आप गांव में भी देखेंगे। जैसे गांव में रहन सहन में परिवर्तन आया है, वैसे ही गांव के आचरण, व्यवहार, बोलचाल तथा वेशभूषा में भी बदलाव देखा जा सकता है। अब ये आधुनिकरण अगर हुआ है तो पहनावा भी, धोती कुर्ता आप छोड़ दीजिए, सबको पैंट शर्ट में देखेंगे, शॉर्ट्स में देखेंगे। महिलाएं भी अब सलवार सूट में रहने लगी हैं, जीन्स में रहने लगी हैं। वहाँ पर आप साड़ियों में, लहंगा चोली, ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं आप गांव में नहीं देखेंगे। बोलचाल की भाषा भी अब ग्रामीण ना होकर काफ़ी हद तक उसमें इंग्लिश का पुट जो है आपको देखने को मिलता है। गांव के खान पान से लेकर चाल ढाल सभी पर शहरीकरण का प्रभाव पड़ रहा है। अब गांव के लोग भी पिज्जा, बर्गर, चाउमीन, नूडल्स, फ्रेंच फ्राइज, स्प्रिंग रोल, इन सभी चीज़ों से वाकिफ हो चुके हैं। वो लोग भी खाने लगे हैं। इवन घरों में बनने लगा है, ये भी चीज़ होने लगी है। तो वो जो एक ऑथेंटिक हमारा ग्रामीण भोजन है वो कहीं ना कहीं अब खत्म भी हो रहा है। प्रश्न संख्या 15 है, यहाँ माता पिता का बच्चे के प्रति जो वात्सल्य व्यक्त हुआ है उसे अपने शब्दों में लिखिए। अब इस पूरे पाठ में आप माता पिता का प्यार भोलानाथ के साथ हर पल देखते हैं। पिता हूँ, माता हूँ, हर समय देखते हैं। अब आपको बहुत सारे इंसिडेंट्स हमने पूरे पाठ में पढ़े हैं, उन्हीं को आपको यहाँ पर छोटा कर कर लिखना है। ठीक है, 50 से 60 शब्दों में आप उसे कंप्लीट करोगे। वर्णित अध्याय में माता पिता का बच्चे के प्रति असीम वात्सल्य व्यक्त हुआ है। बच्चे का पिता के साथ विभिन्न शैतानियां करना। अब ये शैतानियां क्या है? यथा मूंछ खींचना, कुश्ती लड़ना, कंधे पे बैठना आदि क्रियाएं पिता को बच्चे के प्रति वात्सल्य से भर देती हैं। दोनों अब ये क्रियाएं बच्चों में कहीं ना कहीं आपस बच्चों के साथ माता पिता का बाउंडेशन भी काफी अच्छा करती है। पिता द्वारा बच्चे के गालों पर खट्टा मीठा चुम्बन लेना पिता के रोम रोम को खुशी प्रदान करता है। बच्चा भी जब माँ बाप को प्यार करता है तो माँ बाप को भी बहुत अच्छा लगता है। पिता कभी भी बच्चे के शैतानी भरे खेल तमाशों से तंग नहीं होते। पिता द्वारा बच्चे की गुस्ताखियों को माफ करना प्यार का ही प्रतीक है। बच्चे बहुत शैतानी करते हैं तो उसको माफ कर देना भी क्या है? कहीं ना कहीं माता पिता का प्यार ही है। माता द्वारा बच्चे को मुंह भर रोटी के कौर खिलाना और यह कहना कि जब खाएगा बड़े बड़े कौर तभी पाएगा दुनिया में ठौर, बच्चे के प्रति वात्सल्य, आशीर्वाद और शुभ आकांक्षाओं का चिन्ह है। ये बताता है कि हमें अपने बच्चे को स्ट्रॉन्ग करना है आने वाले भविष्य के लिए। बच्चे को नहलाना, चोटी गूंथना, काजल लगाना, रंगीन कुर्ता धोती पहनाकर कन्हैया का रूप देना, माँ द्वारा अपने बच्चे में ही भगवान का रूप देखना है कि माँ के लिए तो उसका बच्चा उसका पूरा संसार होता है और उसे एक ईश्वर की तरह तैयार कर देना। इसका तात्पर्य यह है कि एक माँ जो है वो अपने बच्चे में ईश्वर को ही देख रही है और वो उसी की तरह उसको बनाना भी चाहती है। बच्चे के भयभीत होने पर अपनी गोद में उठाकर उसे पुचकारना। अब बच्चा डर भी जाता है तो उसे सहारा देना, उसे समझाना, ये भी माता पिता की ही एक रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है। अंगों को अपने अंचल से पोंछकर बच्चे को चूमना आदि में सहज ही माँ का ममतत्व के दर्शन होते हैं। माता पिता के लिए बच्चा ही खुशी का भंडार है, उसके बिना उसका जीवन नीरस एवं सूना हो जाता है।
तो माता पिता के जीवन में बच्चा उनके लिए सब कुछ होता है, बच्चा नहीं तो उनका जीवन सूना हो जाता है। आप अक्सर ये सारी वानगी तब देखोगे जब घर में बुजुर्ग दो रह जाते हैं और उनके सारे बच्चे किसी न किसी पर्पज से घर से चले जाते हैं, तो उनके जीवन में एक सूनापन आ जाता है, एक अकेलापन आ जाता है। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें कहीं ना कहीं इनके लाइफ में एक जो है बहुत अहम हो जाती हैं। माता पिता के जीवन में बच्चों का होना और बच्चों के लिए माँ बाप का होना अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। प्रश्न संख्या 16 है, माता का अंचल शीर्षक की उपयुक्तता बताते हुए कोई अन्य शीर्षक सुझाइए। अब यहाँ पर ये जो चैप्टर का नाम दिया है माता का अंचल, अब आपको ये बताना है कि क्या ये पूरी तरीके से उपयुक्त है या सार्थक है। इस पाठ के अनुसार मेरे हिसाब से सार्थक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये बताया गया कि जो बच्चा पूरा टाइम सबके साथ, मित्रों के साथ, पिता के साथ सारी क्रियाकलापों में बिता रहा है, लेकिन वो अपना समय माँ के साथ ज़्यादा नहीं बिताता, लेकिन जब उस पर मुसीबत टूटती है तो वो अपने लिए सबसे सुरक्षित स्थान ढूंढता है, और वो सबसे सुरक्षित स्थान था माँ का सानिध्य, माँ का पास होना। तो वो सीधे माँ के पास जाता है। तो ये बताता है कि माँ का जो सानिध्य होता है, जो उसका साथ होता है, उसके आसपास जब हम रहते हैं तो वो सबसे सुरक्षित स्थान होता है। तो इस हिसाब से माता का अंचल, यानी कि अंचल मतलब क्या हो गया, उसके सानिध्य में रहना, वो हमारे लिए एकदम सही चीज जो प्लेस रहता है वो बताया गया। तो पाठ के हिसाब से ये अपने आप में पूरी तरीके से सही है। लेकिन अगर हम दूसरा कोई इसमें बताना चाहें शीर्षक, तो माता का प्यार हो सकता है, माँ का ममतत्व हो सकता है, माँ का सानिध्य हो सकता है। बहुत सारे इसमें शीर्षक हैं जो माँ से ही रिलेटेड हो सकते हैं। ठीक है, हमारे अनुसार प्रस्तुत अध्याय का शीर्षक माता का अंचल सर्वथा उपयुक्त है, क्योंकि अध्याय का अंत बच्चे के सुरक्षा कवच माँ के आंचल से ही हुआ है। बच्चा सर्प द्वारा भयभीत होने के बाद पिता के असीम प्रेम के बावजूद माँ की ही गोद में जाकर छुपता है। भाई पिता से इतना प्यार करता है, लेकिन जाता कहाँ है, वो माँ के पास ही जाता है। माँ का आंचल उसे भय से मुक्त कराता है। माँ की गोद में ही वह सर्वाधिक सुख और सुरक्षा प्राप्त करता है। सबसे ज्यादा सुख और सुरक्षा वो कहाँ प्राप्त करता है? माँ के आंचल में करता है। माँ का मंत्र तो बच्चे को संसार के बड़े से बड़े भय से मुक्ति प्रदान करता है। जितना भी बड़ा भय हो वो उससे अपने आप को मुक्त चाहता है। अतः अध्याय का शीर्षक विषय अनुकूल तथा लेखक की भावना को पूर्णतः अभिव्यक्त करने के कारण सटीक है, बिल्कुल सही है। प्रस्तुत अध्याय में पिता का बच्चे के प्रति असीम वात्सल्य तथा बच्चे के जीवन का सुंदर एवं सटीक वर्णन किया गया है। अतः इस अध्याय का शीर्षक बाल्यकाल, बचपन अथवा मेरा अतीत भी रखा जाए तो भी उपयुक्त होगा, क्योंकि पाठ में बच्चा अर्थात लेखक के जीवन का जीवंत वर्णन हुआ। ये भी कर सकते हैं भाई, लेखक के जीवन का वर्णन है। मेरा बाल्यकाल हो सकता है, मेरा बचपन हो जा सकता है, अनमोल समय बचपन हो सकता है, जो कुछ भी है। ठीक है, जो उनके बचपन से, क्योंकि यहाँ पर लेखक ने अपने बचपन के बारे में बताया, तो ये भी आप कर सकते हो। यहाँ प्रश्न संख्या 17 है, वर्तमान समय में संतान द्वारा माँ बाप के प्रति उपेक्षा का भाव दर्शाया जाने लगा है। ठीक है, आज के समय में क्या होता है, बच्चे माँ बाप से को उपेक्षित करने लगे हैं। उनसे सलाह नहीं लेना, उनकी बात नहीं मानना, उनकी केयर नहीं करना, उनका ध्यान नहीं रखना, बहुत सारी चीज़ें आजकल हमें देखने को मिलती हैं, जिसमें वृद्धों की समस्याएं बढ़ी हैं। और अगर हम बात करें बुजुर्गों की, तो भाई बच्चे तो अपने बुजुर्ग माता पिता का आजकल बहुत ध्यान ही नहीं देते, तथा समाज में वृद्धा आश्रमों की ज़रूरत बढ़ गई है। ऐसे आश्रम जहाँ पर वृद्ध रह सकें, ऐसे आश्रम अब बहुत ज़्यादा बढ़ने लगे हैं, जो कि वाकई हमारे सामाजिक ढांचे के लिए एक चिंता का विषय है। माता का अंचल पाठ उन मूल्यों को उभारने में कितना सहायक है, जिससे इस समस्या पर नियंत्रण करने में मदद मिलेगी। अब माता का अंचल पाठ में एक चीज़ बताई गई है कि माँ बाप बच्चे का हर तरीके से ध्यान रख रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन एक बच्चा भी माँ बाप के करीब है, ये भी देखने को मिला है। ठीक है, लेकिन वर्तमान समय में हम क्या देख रहे हैं कि बच्चों को जब तक ज़रूरत है तब तक वो माँ बाप के साथ है, लेकिन जब वो केपेबल हो गए, कमाने लगे, अपने पैरों पे हो गए, तो वो अपने बूढ़े माँ बाप की तरफ ध्यान तक नहीं देते, उन्हें छोड़ देते हैं अकेला। तो ये अपने आप में कहीं ना कहीं गलत है।
अब आपको बताना है कि ये पाठ जो है वो इन मूल्यों को उभारने के लिए कितना ज़रूरी है, कि परिवार में माँ बाप के लिए बच्चे ज़रूरी हैं, तो बच्चों की भी एक कर्तव्य बनता है कि जब वो बुजुर्ग हों तो उनका ध्यान रखा जाए। वर्तमान समय में भौतिकवाद का प्रभाव है, हर चीज हम प्रैक्टिकली देखते हैं, ये ध्यान रखिए। हमें प्रैक्टिकली का मतलब होता है कि इस चीज को करने से हमारा क्या फायदा है, हम ये देखते हैं। अधिकाधिक कमाने एवं सुख पाने की चाहत में मनुष्य को मशीन बनाकर रख दिया है, हम क्या एक मशीन की तरह काम करने लगे। ऐसे में संतान के पास बैठने, उसके साथ खेलने, घूमने फिरने का माता पिता के पास समय नहीं। ठीक है, ये भी एक चीज देखने को आ रही है कि हम आप ये देखेंगे कि पहले के माँ बाप का ज़्यादातर समय घर में रहता था और वो बच्चों के आसपास ही रहते थे, उन्हें हर चीज़ खिलाना सिखाना पढ़ाना बहुत चीज़ें रहती थी। लेकिन आजकल के इस प्रैक्टिकल लाइफ में हमारी ज़रूरतें इतनी बढ़ गई हैं कि माता पिता का जीवन ही मशीनीकृत हो गया है। वो पूरा टाइम उनका ऑफिस ऑफिस ऑफिस, घर भी आए तो भी ऑफिस ही चलता रहता है। तो इससे क्या है, माता पिता के पास बच्चों के साथ बैठने, घूमने फिरने, बात करने का समय ही नहीं है। इस कारण एक और माता पिता बूढ़े होने पर उपेक्षा का शिकार हो जाते हैं। फिर क्या होता है भाई, बचपन में अगर माँ बाप ने बच्चों का साथ नहीं दिया, उनके साथ समय नहीं बिताया, तो जब माँ बाप बूढ़े हुए तो बच्चे उनके साथ समय नहीं बिताते। तो दूसरी ओर वृद्धाश्रमों की संख्या बढ़ रही है। माता का अंचल पाठ में भोलानाथ का अधिकांश समय अपने माता पिता के साथ बीतता था। वह अपने पिता के साथ पूजा में शामिल होता था तथा पिताजी की भी मनोविनोद के लिए उसके साथ खेलों में शामिल होते थे। इससे भोलानाथ में अपने माता पिता से अत्यधिक लगाव, सहानुभूति, मिलजुल कर साथ रहने की भावना, माता पिता के प्रति दृष्टिकोण की व्यापकता, माता पिता के प्रति उत्तरदायित्व, सामाजिक सरोकारों में प्रगाढ़ता आएगी, जिससे वृद्धों की उपेक्षा एवं वृद्धा आश्रमों की बढ़ती आवश्यकता पर रोक लगाने में सहायता मिलेगी। तो देखिए अभी क्या होता है कि बच्चों में, मैंने कहा ना कि बच्चे हर चीज अनुकरण से सीखते हैं। अगर उन्होंने ये देखा कि माँ बाप के पास समय नहीं है मेरे को देने के लिए, तो जाहिर सी बात है ये चीज़ उन्होंने देखी और अपने आप से ये एक परसेप्शन बना लिया। अब जब माँ बाप बूढ़े हुए तो उन्होंने कहा कि जब भाई मेरे पास भी समय नहीं है आपको देने के लिए, वो एक लगाव, एक बाउंडेशन जो है, एक बाउंडिंग जो होती है वो बाउंडेशन में बदल जाती है। यानी कि हम लगाव रख रहे हैं, सब कुछ है, लेकिन बाउंडेशन क्या हो जाती है कि भाई आपने हमको नहीं समय दिया, हम आपको समय नहीं देंगे, तो वो एक लगाव नहीं हो पाता है। तो चीज़ें ज़रूरी, हम ये नहीं कह रहे हैं कि भाई मैं माँ बाप को दोनों को कमाने नहीं जाना चाहिए, ज़रूरतों को नहीं पूरा करना चाहिए, जाइए करिए, लेकिन वो एक निश्चित समय है जब आप बाहर बिता रहे हैं। उसके बाद जब आप घर आ रहे हो तो वो पूरा समय आपका अपने बच्चों के साथ होना चाहिए। उनकी समस्याओं को सुनिए, उनके साथ समय बिताइए, थोड़ा सा खेलिए, घर के कामों में उनकी हेल्प लीजिए। तो इससे क्या होगा, एक दूसरे के साथ आप जितना समय बिताएंगे उतना सारा समय जो है वो आप एक दूसरे को समझने में लगाएंगे, आपके बीच एक बाउंडिंग बनेगी, आप एक दूसरे को अंडरस्टैंड कर पाएंगे, जो आगे चल के काफ़ी हद तक ये आपको हेल्प करेगा। प्रश्न संख्या 18 है, भोलानाथ के पिता भोलानाथ को पूजा पाठ में शामिल करते, उसे गंगा तट पर ले जाते और लौटते हुए पेड़ की डाल पर झुलाते। ये चीज तो हुआ था, ठीक है। उनका ऐसा करना किन किन मूल्यों को उभारने में सहायक है? पहली चीज तो आप देख रहे हैं कि पूजा पाठ करना, हमें हमारी संस्कृति, आप किसी भी धर्म के हों, हमें अपनी संस्कृति से रूबरू कराना हमारे पेरेंट्स की जिम्मेदारी हो जाती है। तो ये काम काफी हद तक भोलानाथ के पिता कर रहे थे। उनकी जो संस्कृति थी पूजा पाठ करना, वो उनके पिता अपने बेटे को सिखा रहे थे कि तुम्हें ये करना, ये हमारी संस्कृति है, उससे जोड़ने का काम कर रहे थे। ये पहला मूल्य तो ये निकला। दूसरा चीज, उसे गंगा तट पर ले जाते थे। गंगा तट पर ले जाते थे क्या, वो मछलियों को दाना डाला करते थे। वो बताते थे ये चीज कि हमारी प्रकृति में हर एक का अपना एक महत्व है और उस महत्व को समझाते थे। इससे पशु पक्षियों के प्रति भोलानाथ एक आदर, सम्मान और स्नेह बढ़ता था। ये एक मूल्य हो गया। नेक्स्ट है, पेड़ की डाल पर झुलाते थे।
पेड़ की डाल पर झुलाना एक तो उन दोनों के बीच के रिश्ते को मजबूत करता था, दूसरा प्रकृति के प्रति भोलानाथ के साथ को भी बताता था। वो बताते थे कि भाई प्रकृति हमें सब कुछ देती है, तो प्रकृति का सम्मान करना है क्योंकि वो आपको मनोरंजन भी दे रही है और साथ ही साथ उसके साथ समय बिताने पर सुकून का भी आभास होता है। तो ये बहुत सारे जो नैतिक मूल्य हैं हम इन सारे क्रियाकलापों से देख सकते हैं। देखिए क्या है, भोलानाथ के पिता उसको अपने साथ पूजा पर बैठाते, पूजा के बाद आटे की गोलियां लिए हुए गंगा तट जाते, मछलियों को आटे की गोलियां खिलाते, वहां से लौटते हुए उसे पेड़ की झुकी डाल पर झुलाते। उसके इन कार्य व्यवहार से भोलानाथ में कई मानवीय मूल्यों का उदय एवं विकास होता है। ये मानवीय मूल्य क्या है? देखिए, सबसे पहला है भोलानाथ द्वारा अपने पिता के साथ पूजा पाठ में शामिल होना उसमें धार्मिक भावना का उदय कराता है, अपने धर्म अपने संस्कारों की तरफ उनको लेके जाता है। नेक्स्ट आता है, प्रकृति से लगाव उत्पन्न होने के लिए प्रकृति का सानिध्य आवश्यक है। अगर आप ये चाहते हो कि भाई हम प्रकृति का आदर करें, सम्मान करें, तो प्रकृति के साथ उतना हमें समय बिताना पड़ेगा। भोलानाथ को अपने पिता के साथ प्रकृति के निकट आने का अवसर मिलता है। ऐसे में उसमें प्रकृति से लगाव की भावना उत्पन्न होती है कि भाई हम प्रकृति का सम्मान तभी करेंगे ना जब हम उसके साथ लगाव रखेंगे। लगाव रखने के लिए पहले उसके इंपॉर्टेंस को समझना पड़ता है, उसके साथ समय बिताना पड़ता है। मछलियों को निकट से देखने एवं उन्हें आटे की गोलियां खिलाने से भोलानाथ में जीव जंतुओं के प्रति लगाव एवं दया का भाव उत्पन्न होता है। भाई जीव जंतु भी हमारे प्राकृतिक चक्र के लिए बहुत जरूरी है, हमारे जीवन के लिए जरूरी है, तो उनसे लगाव रखने के लिए उनके साथ समय बिताना है। फिर आते हैं, नदियों के निकट जाने से भोलानाथ के मन में नदियों को प्रदूषण मुक्त रखने की भावना का उदय एवं विकास होता है। ये नदियां हमारी जीवन रेखाएं हैं, इनको साफ सुथरा रखना है, इनको जीवंत बनाए रखना है, तो इसके लिए आपको उनके महत्व को समझना होगा। वृक्षों से निकटता होने पर उनकी शाखाओं पर झूला झूलने से भोलानाथ में पेड़ों के संरक्षण की भावना विकसित होती है। उन्हें लगता है कि भाई इनको संरक्षित रखना चाहिए क्योंकि ये हमारे जीवन चक्र के लिए बहुत जरूरी है। प्रश्न संख्या 19 है, आजकल बच्चे घरों में अकेले खेलते हैं पर भोलानाथ और उनके साथी मिलजुल कर खेलते थे। बिल्कुल सही है। इनमें से आप भावी जीवन के लिए किसे उपयुक्त मानते हैं और क्यों? आजकल के जीवन में बच्चे अकेले अपना एक कोना पकड़ लेंगे। अगर घर में 3 बच्चे हैं या 2 बच्चे हैं, उनके अपने अपने सेपरेट रूम हैं, वो उन रूम्स में बंद हो जाते हैं, काम खत्म हो गया। ठीक है, अगर अकेला है तो वो तो अकेला है ही। अब बात ये उठती है कि भोलानाथ घर के बाहर समय बिताते थे और ज्यादातर अपने मित्रों के साथ खेलते थे। तो हमको ये लगता है कि जो सही है वो है भोलानाथ जिस तरीके से बाहर निकलकर बच्चों के साथ खेलते थे, इससे उनका शारीरिक और मानसिक विकास दोनों होता है। वे एक्चुअल में बहुत सारी चीजों को सीख रहे हैं, प्रकृति की उपयोगिता को सीख रहे हैं, लोगों के साथ सामंजस्य बिठाना सीख रहे हैं। उन खेलने से उनका शारीरिक विकास हो रहा है, मानसिक विकास हो रहा है, बहुत सारी चीजें हो रही। लेकिन बच्चों के अकेले रहकर, अकेले रूम में बंद रहकर खेलना उनके मानसिक और शारीरिक विकास दोनों के लिए गलत है। यह सत्य है कि आजकल के बच्चे कंप्यूटर पर गेम, वीडियो गेम, टेलीविजन पर कार्टून देखते हुए अकेले समय बिताते हैं, परंतु भोलानाथ का समय साथियों के साथ खेलते हुए बीतता था। खेत में चिड़िया उड़ाना हो या चूहे के बिल में पानी डालना या खेती करना, बारात निकलना आदि खेल ऐसे थे जिनमें बच्चों का एक साथ खेलना आवश्यक था, यानी कि वो एक साथ रहकर खेलें, ये जरूरी था। मैं मिलजुल कर खेलने को भावी जीवन के लिए उपयुक्त मांगता हूँ। अब ये मिलजुल कर खेलने में बहुत सारी चीजें आती हैं। अब वो क्या क्या चीजें हैं देखिए, इससे सामूहिकता की भावना मजबूत होती है, यानी कि समूह में रहने कि नहीं मेरी अकेली दुनिया, मैं अकेले रह लूंगा, ये भावना हटके क्या होता है, सबके साथ रहने का एक जो भावना है और समूह में रहकर काम करना, एक दूसरे से बांटने की जो भावना है वो बढ़ती है। इस प्रकार के खेलों से सहयोग की भावना विकसित होती है, एक दूसरे का सहयोग करने की भावना विकसित होती है। मिलजुल कर खेलने से सभी बच्चे अपना अपना योगदान देते हैं, जिससे सक्रिय सहभागिता की भावना का उदय होता है। मिलजुल कर खेलने से बच्चों में हार जीत को समान रूप से अपनाने की प्रेरणा मिलती है, जिसका भावी जीवन में उपयोगिता है। यानी कि वो ये देखते हैं कि हम हर समय जीवन में जीत नहीं सकते, हम हारते भी हैं, और हारने में हम उतना ज्यादा डिप्रेस नहीं होंगे, उसे भी उतना लाइटली लेंगे।
अब आजकल के आप बच्चों में देखते हैं ना, सुसाइड टेंडेंसी आ गई है, मैं एग्जाम में पास नहीं हुआ, मेरे नंबर कम आ गए, सुसाइड कर लिया। ये टेंडेंसी क्या है कि वो हार को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। हार भी जीत की पहली सीढ़ी होती है, ये चीज समझना है उनको। और ये जब जीवन में वो हार देखेंगे ही नहीं तो आगे चलकर ये ऐसे कदम उठा लेते हैं बच्चे। तो इसलिए आपको ये साथ में रहकर सीखना है कि हम हर समय जीत नहीं सकते, हम हारेंगे भी। इसको एक्सेप्ट करने की जो भावना है वो समूह में रहकर खेलने से ही आती है। प्रश्न संख्या 20 है, माता का अंचल पाठ में भोलानाथ के पिता की दिनचर्या का वर्णन करते हुए आज के एक सामान्य व्यक्ति की दिनचर्या से उनकी तुलना कीजिए। भोलानाथ के पिता की जो दिनचर्या थी, सुबह उठना, स्नान करना, फ्रेश होना, फिर उसके बाद में पूजा पाठ करना, बही राम नाम बही खाता लिखना, उसके बाद पर्चियां बनाना, उनमें आटे की गोलियों में बनाना, आटे की गोलियां ले जाकर जो है वो नदियों में देना, बच्चे के साथ समय, बहुत वो जो क्रियाकलाप था वो प्रकृति के साथ, परिवार के साथ, अपने धर्म के साथ जुड़ने का एक बहुत ही अलग ही वो चीज थी। लेकिन आज के समय में ये दिनचर्या कहीं ना कहीं हद तक लोगों में देखने को नहीं मिलती है। तो देखिए क्या है, माता का अंचल पाठ में वर्णित भोलानाथ के पिता की दिनचर्या के बारे में यह पता चलता है कि वे सुबह जल्दी उठते हैं और नहा धोकर पूजा पाठ पर बैठ जाते थे। वे अक्सर बालक भोलानाथ अपने पुत्र को भी अपने साथ बिठा लिया करते थे। वे प्रतिदिन रामायण पाठ करते, पूजा के समय वे भोलानाथ को भभूत से तिलक लगा देते थे। ठीक है, पूजा पाठ के उपरांत वे राम नामी बही पर 1000 बार राम नाम लिखते थे और अपनी पाठ करने की पोथी में रख लेते थे। पाठ करने की जो पोथी थी उसमें रखते थे। उसके उपरांत वे 500 बार कागज के टुकड़े पर राम लिखते और उन्हीं कागजों पर आटे की छोटी छोटियां गोलियां रखकर लपेटते थे, छोटी छोटी गोलियों में लपेट देते थे। उन गोलियों को लेकर वे गंगा जी के तट पर जाते और उन्हें अपने हाथों से मछलियों को खिला देते थे। इस समय भी भोलानाथ उनके साथ होता था, यानी कि सुबह से जितने क्रियाकलाप होते थे उसमें भोलानाथ उनके साथ ही रहते थे। आज के आम आदमी की सुबह इस सुबह की दिनचर्या से इसलिए भिन्न है क्योंकि आज इस भौतिकवादी युग में धन दौलत के पीछे लगी भागम भाग के कारण आदमी के पास इतना समय है ही नहीं। बात सही है, सुबह उठो कि बनाओ, खाओ, फ्रेश हो, ऑफिस जाओ, ऑफिस में गधुक तरह काम करो, फिर वापस आओ, थक जाओ, टीवी देखो, खाना खाओ, सो जाओ। इतना समय ही नहीं है हमारे पास में। आज के समय में जहां हमें पैसा कमाना है वहां पर भाग दौड़ के चलते इतना समय भोलानाथ के पिता की तरह हम लोग के पास में है नहीं। भाई पहले भी 24 घंटे का समय होता था, अब भी 24 घंटे का समय ही है। चलिए, इस तरीके से खत्म हुआ हमारी कृतिका भाग 2 का प्रथम अध्याय, जिसके हमने वर्णनात्मक प्रश्न किए। और देखिए, आपको हर तरीके का पाठ से संबंधित भी प्रश्न बताए और जहां पर मूल परक प्रश्न भी हैं और कुछ आपके जो आपको अनदर आप चीजें पूछी जा रही हैं उनके बारे में भी, हर तरह के प्रश्नों से आपको अवगत कराया है। कुछ इसी तरीके के प्रश्न आपसे मिलते जुलते एग्जाम में भी पूछे जाएंगे। चलिए, अब हम बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट चैप्टर की तरफ। उसको आप पढ़ के तैयार रखिए, उसमें भी हम ऐसे ही क्वेश्चंस करने वाले हैं। ठीक है, साना साना हाथ जोड़ी, तो बढ़िया से पढ़ के रखिए। मिलेंगे अगले वीडियो में जिसमें इसी चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।